तो भाई आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ट्वेल्थ क्लास की जो हिस्ट्री है इसके भाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। बिकॉज भाई हम लोग आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराएंगे। हर चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो सारे आप लोगों को इस वीडियो में कवर अप करवाएंगे हम। फिर चाहे एग्जाम में भाई कैसे भी घुमा फिरा के आप लोगों से एमसीक्यूज पूछ ले, आप इजीली जो है एग्जाम में कराओगे। रही बात भाई लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो भी जो है हमने बना दी है, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया उस वीडियो का भी। तो जिस बच्चे ने भाई अभी तक हिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसे भाई सिर्फ ये दो वीडियो देख के जानी है। मैं गारंटी देता हूँ भाई अगर आप इन दो वीडियोस को कर लोगे फिर आप एग्जाम में जो है बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे, क्योंकि इन दो वीडियो से ही भाई आप लोगों के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। बाकी सिलेबस वगैरह भाई आप लोग जो है अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें भाई आप लोगों की टोटल 3 बुक जो है दिए गई हैं और उसमें टोटल आप लोग के 12 चैप्टर जो है आप लोगों को दिए गए हैं। यही 12 चैप्टर जो है आप लोगों के सिलेबस में है। बाकी भाई अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, ये नोट्स चाहिए, तो ये नोट्स ये पीडीएफ जो है आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। उसके लिए सिंपली जो है आप लोगों को हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और व्हाट्सअप चैनल जो है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। सबका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो भाई अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई देखो, हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है भाई ईट, मनके तथा अस्थियां, या फिर इंग्लिश में कहे तो भाई ब्रिक्स, बैग्स एंड बोन्स। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं वो आप लोगों को मैं यहाँ पे करवाता हूँ। ठीक है भाई, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं इसके आंसर जो है देते हुए चलना है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रथम उत्खनन स्थल कौन सा था, या फिर इंग्लिश में देखो तो विच वाज द फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो देखो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। इसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर है भाई हमारा सी, हड़प्पा। ठीक है, इंग्लिश में भी हड़प्पा। यहाँ पे देखो इसका नाम से ही आपको पता लग रहा है हड़प्पा सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता कहते ही क्यों थे? क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं पहली खोजी गई साइट ही हड़प्पा थी, कहीं ना कहीं इसीलिए इसका नाम भी हड़प्पा पड़ा। तो इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर है हड़प्पा। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है भाई हमारा निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। ठीक है, या फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट को हमें पढ़ना, फिर हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। ये चीज हमें यहाँ पे बतानी है। तो भाई देखो, पहला जो हमारा स्टेटमेंट हमें दे रखी है वो दे रखी है भाई हमें, स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश केंद्र पाकिस्तान चले गए। तो भाई बिल्कुल भाई सही बात है। ठीक है, इसके बाद जो हमें सेकंड ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है भाई हमें हड़प्पा लिपि को पढ़ लिया गया था। तो भाई देखो ये बात तो आपको पता है गलत है, क्योंकि हड़प्पा लिपि तो आज तक पढ़ी नहीं गई है ना। इसके अलावा थर्ड जो आता है भाई वो आता है हड़प्पा सभ्यता में शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। इसके अलावा जो लास्ट आता है वो आता है हमारा हड़प्पा में मृतकों को दफनाया गया था। ये भी भाई बिल्कुल कहीं ना कहीं सही, क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत सारे शवाधार मिले हैं ना। तो कहीं ना कहीं भाई पहला, तीसरा और चौथा ये जो हमें बिल्कुल सही देखने को मिलता है। जो थर्ड सेकंड वाला ऑप्शन है ये कहीं ना कहीं हमें गलत देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई हमारा बी। ठीक है, इंग्लिश में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। हमारा सिर्फ सेकंड ऑप्शन जो था ये वाला, ये गलत था। ठीक है भाई, इसका जो थर्ड आता है, थर्ड क्वेश्चन क्या आता है भाई? तो भाई देखो थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है प्रोटोशिप की मोहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाई आप लोगों को पता है पशुपतिनाथ की जो मोहर मिली थी उस मोहर के बारे में कहीं ना कहीं हमसे क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो देखते हैं हम। तो देखो, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में एक देवता रुद्र का उल्लेख मिलता है। भाई देखो रुद्र कौन है? भगवान शिव के बारे में उल्लेख मिलता है हमें। ठीक है, इसके अलावा भाई बाद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसके अलावा थर्ड जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है वो दे रखा भाई हमें, ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख पशुपति के रूप में नहीं किया गया है। ठीक है, इसके अलावा पशुपति का चित्रण ऋग्वेद में रुद्र के उल्लेख से मेल नहीं खाता। ये चार हमें स्टेटमेंट दे रखी थी, और इस स्टेटमेंट में बताना कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो भाई देखो, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में देवता रुद्र का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बाद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया, ये बात भी सही है। कहीं ना कहीं जो रुद्र शब्द है वो हम भगवान शिव के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख पशुपति के रूप में नहीं मिलता, ये बात भी बिल्कुल सही कह रखी है इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा लास्ट क्या है भाई, पशुपति का चित्रण ऋग्वेद में रुद्र के उल्लेख से मेल नहीं खाता। तो हाँ भाई, ये भी बात कहीं ना कहीं सही है। तो हमें जो चारों स्टेटमेंट दे रखी थी यहाँ पर, वो चारों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है। अब चारों सही तो कौन सा हो गया इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन हो गया भाई कहीं ना कहीं हमारा फर्स्ट ए हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है भाई हमारा निम्नलिखित को मिलान करें, या फिर मैच ऑफ फुल। भाई देखो, हमें जो हड़प्पा की साइड दे रखी है और इनको मिलाना है ये अब वर्तमान में कहाँ पर है। ठीक है, जैसे कि जो हड़प्पा है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? वह जाहिर सी बात है पाकिस्तान में हड़प्पा। ठीक है, इसके अलावा जब भाई ये धोलावीरा है, ये धोलावीरा में आपको भाई कहाँ पे देखने को मिल जाता है? तो भाई धोलावीरा में भाई गुजरात में देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो राखी गढ़ी है ये हमें कहाँ पे देखने को मिल जाता है? तो भाई राखी गढ़ी जो भाई हमारा, ये राखी गढ़ी हमारा कहीं अच्छे में हरियाणा के अंदर देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से कालीबंग में राजस्थान के अंदर को देखने को मिल जाता है। भाई देखो, आप लोगों को ना इस साइट के नाम कहाँ पर इस समय में ये याद होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैप के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये मिलान हमारा ये हो गया, तो अब इसके हिसाब से हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा वाला सही है। तो भाई जो हमारा ए ऑप्शन है
यही कहीं ना कहीं इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर भी ए हो जाएगा। पांचवा जो क्वेश्चन है भाई, इसके अंदर हमसे भाई इस मूर्ति को पहचानने को कहा जा रहा है। ये जो हमारी फोटो दे रखी है, ये किसकी है भाई? देखो, आप लोगों की बुक में अपने लोगों ने ये वाली फोटो देखी होगी, तो आपको पता है कौन है, प्रीस्ट किंग या फिर पुजारी राजा। ठीक है भाई, ये आप लोगों को पता ही होगा। छठा जो हमारा क्वेश्चन है, इससे हमसे पूछा रहा है, इनमें से कौन सा हड़प्पा वासियों के लिए तांबे का स्रोत था, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सोर्स ऑफ कॉपर फॉर द हड़प्पन्स। और जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, तांबा कहाँ से मिलता था? तो भाई, उन्हें जो तांबा मिलता था ना भाई, मेनली वो कहाँ से मिलता था? राजस्थान से मिलता था। कर्नाटक से इन्हें सोना मिलता था। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को चीजें याद रखनी, कि राजस्थान से क्या मिलता था, कर्नाटक से क्या मिलता था। इस तरीके से आपको चीजें कहीं ना कहीं याद रखनी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान से उन्हें कहीं ना कहीं तांबा जो है वो मिला करता था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। भाई देखो, आप लोगों ने जब ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण पढ़े होंगे, तो कोई एक कारण आप लोगों को नहीं पता कि मतलब एग्जैक्ट यही कारण है, नहीं भाई। हमें बहुत सारे कारण देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि किस कारण से कहीं ना कितनी बड़ी सभ्यता खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं जो हिस्टोरियंस होते हैं, इतिहासकार होते हैं, वो कहीं ना कहीं अलग अलग रीजन जो है वो देते हैं। तो जैसे कि जलवायु परिवर्तन, भाई इसे भी एक कारण माना जाता है, बाढ़ एक कारण माना जाता है, वनों की कटाई एक कारण माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से सारे कहीं न कहीं एक कारण है हड़प्पा सभ्यता के पतन के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आता है भाई, भंडार कहाँ पे पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता के अंदर में कहीं न कहीं लार्ज अन्न भंडार कहाँ पे देखने को मिल जाते हैं? तो जो मोहनजोदड़ो है ना, यहीं पे सारी बड़ी-बड़ी आकृतियाँ हमें देखने को मिल जाती है। स्नानागार हो गया, ये अन्न के भंडार हो गए, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें भाई मोहनजोदड़ो में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में भाई हम लोगों से हड़प्पा सभ्यता की शिल्प उत्पादन केंद्रों में क्या-क्या चीज़ें पाई जाती थी, क्या-क्या क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स के अंदर में चीज़ें मिलती थी, वो सारी चीज़ें हमें बतानी हैगी। ठीक है भाई, जैसे कि भाई हमें कार्नियल मिलता था, भाई देखो हड़प्पा सभ्यता में हमें कार्नियल देखने को मिल जाता है, जैस्पर देखने को मिल जाता है, चर्च देखने को मिल जाता है, क्वार्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं भाई हमें सारी चीज़ें कहीं न कहीं वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है भाई, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई हम लोगों की मूर्ति में दे रखी है, हमें इसको पहचानना है कि किसकी मूर्ति है। तो भाई देखो, आप लोगों ने बुक देखी होगी, तो बुक में आप लोगों ने वाली मूर्ति देखी होगी, इमेज देखी होगी। ये एक भाई बेसिकली नर्तकी की मूर्ति थी, जो हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली थी। ठीक है भाई, डांसिंग गर्ल। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है भाई, उस क्वेश्चन में हम लोगों से भाई ये पूछा जा रहा है कि जो पुरातात्विक हुआ करते थे, वो किन तरीकों से कहीं न कहीं जो सामाजिक भिन्नता देखने को मिलती है हड़प्पा सभ्यता के अंदर, उसकी पहचान किया करते थे कि भाई हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नता थी या नहीं, फिर थी तो क्या भिन्नता थी, उसको कैसे समझा करते थे। तो भाई देखो, आप लोगों ने सामाजिक भिन्नता को समझने के लिए हड़प्पा सभ्यता के अंदर शवाधान का अध्ययन किया होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझा। और लिपि तो हमने पढ़ी नहीं, तो भाई लिपि अगर पढ़ी नहीं तो भाई इसका तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो भाई सेकंड ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा भाई व्यापार और वाणिज्य का अध्ययन, तो भाई ये भी कहीं न कहीं गलत ऑप्शन हो जाता है। इसके अलावा भाई कलाकृतियों का अध्ययन, कलाकृतियाँ भाई मतलब जो भी हमें मूर्तियाँ मिली है, जो भी भाई खाने-पीने के लिए मतलब जो बर्तन यूज़ हुआ करते थे वो मिले हैं, उन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं यूज़ किया करते थे पुरातात्विक कहीं न कहीं सामाजिक भिन्नता को समझने के लिए, कि समाज में, इनकी सोसाइटी में क्या भिन्नता है। ठीक है, तो पहला और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे कहीं न कहीं सही हो जाते हैं। पहला फोर्थ किसमें? बी में, तो बी ऑप्शन कहीं न कहीं हमारा करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा भाई हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो भाई इसका सिंपल सा आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा वासियों को टीन कहाँ से प्राप्त होता था, या फिर फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पन ऑब्टेन टीन? भाई इन्हें टीन कहाँ से मिलता था? तो भाई इसका आंसर है हमारा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से इन्हें कहीं न कहीं टीन जो है वो मिला करता था। ठीक है, चूंदड़ों का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था, या फिर द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ चूंदड़ो वाज़। तो भाई देखो, चूंदड़ों में मेनली वहाँ पे क्या बनाए जाते थे? तो मनके बनाए जाते थे, बेड मेकिंग। ठीक है भाई, हड़प्पा की लिपि लिखी जाती थी। तो भाई द हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज़ रिटन किधर से किधर लिखी जाती थी? नीचे से ऊपर, या फिर ऊपर से नीचे, बाएँ से दाएँ, या फिर दाएँ से बाएँ। तो भाई इनकी जो लिपि हुआ करती थी वो मेनली दाएँ से बाएँ लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। ठीक है, इसके अलावा पुरातात्विकताओं को जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड एविडेंस ऑफ प्लगहेड फिश एट। उन्हें कहाँ से मिले हुए जुते खेतों के प्रमाण? तो भाई उन्हें जो भाई इसके प्रमाण मिले हैं, वो भाई हमें कालीबंगन से देखने को मिल जाते हैं। कहाँ से देखने को मिलते हैं? कालीबंगन से। अब सड़कों और गलियों को लगभग डैश पैटर्न के अनुसार बिछाया गया था। भाई देखो, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, उसको जो बनाया गया था, उसको बहुत ही प्लानिंग करके बनाया गया था। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही है। तो जो उनकी गलियाँ हुआ करती थी ना, वो एक-दूसरे को भाई 90 डिग्री पे काटा करती थी। अब जो 90 डिग्री पे एक-दूसरे को काटा करती थी, इस पद्धति को कहीं न कहीं क्या पद्धति कहा जाता था? ग्रिड पद्धति। ठीक है, तो यही चीज़ आप लोगों से यहाँ पे पूछी जा रही थी। ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर बताना है ग्रिड। हड़प्पा किस नदी के तट पे स्थित था? तो भाई देखो, ये तो पता ही है आप लोगों को, इंडस सिविलाइजेशन थी, इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में असत्य कथन, जो भाई कनिंघम थे, उसके बारे में क्या असत्य कथन दे रखा है, वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। तो उन्होंने सांची और सारनाथ सहित कई स्थलों की खुदाई करी थी। भाई सही बात है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना में भूमिका निभाई थी। बिल्कुल सही सही बात है। इन्हें भाई फादर ऑफ एएसआई, यानी कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये भी कहा जाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा वे पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक बने थे। बिल्कुल सही बात है। और वह एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। तो भाई यही बात कहीं न कहीं गलत है।
ये जो बात है बिल्कुल गलत है, ठीक है? बाकी तीनों बातें सही दे रखी हैं। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? व्हाट वाज़ द फीचर ऑफ द सिविलाइजेशन? तो देखो नगर नियोजन, कला और वास्तुकला, प्रशासन, कृषि। तो देखो जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे मेन विशेषता देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है वहाँ की टाउन प्लानिंग या फिर नगर योजना, ठीक है भाई? ये वहाँ की मुख्य विशेषता थी। अगला आता है भाई, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा लेखन की एक विशेषता नहीं है, ठीक है? ये हमें यहाँ पर 21वें क्वेश्चन में बताना है। तो देखो हड़प्पा लिपि चित्रात्मक थी और वर्णाक्रमिक नहीं थी। तो भाई देखो उनकी लिपि चित्रात्मक थी, बिल्कुल सही बात है, और वर्णाकृत नहीं थी, ये भी बात भी सही है, ठीक है? इसे जेम्स प्रिंसेप द्वारा समझा गया था। तो भाई देखो ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई हड़प्पा की लिपि तो ये पढ़ी ही नहीं गई है। अब उसे जब पढ़ा ही नहीं गया तो वो समझेंगे कहाँ से, ठीक है? तो ये बात कहीं न कहीं गलत है। और अगली बात कहते हैं कि भाई इसमें बहुत अधिक संकेत हैं 375 से 400 के बीच, तो भाई बिल्कुल बात सही है। और लिपि दाएँ से बाएँ लिखी जाती थी, ये भी बात सही है। तो मिलिए में कौन-सी गलत बात देखने को मिल जाती है? सिर्फ बी वाली, ठीक है? तो ऑप्शन जो बी है वो कहीं न कहीं इनकरेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है भाई, हमें सही कथन का चयन करना है या फिर सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। भाई देखो हड़प्पा सभ्यता 3600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच की है। तो भाई देखो ये पहली बात तो बिल्कुल गलत दे रखी है, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, ठीक है? 2600 से 1900 के बीच का दे रखा है, ठीक है? इसके अलावा अगला क्या दे रखा है? पहले और बाद की संस्कृतियाँ थी जिन्होंने अक्सर प्रारंभिक हड़प्पा और परावर्ती हड़प्पा कहा जाता था। तो भाई देखो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी में पहला चैप्टर पढ़ा है, मतलब ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो जो इसका फर्स्ट पेज ही है इस चैप्टर का, उसी फर्स्ट पेज पे कहीं न कहीं इस चीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो कहीं न कहीं करेक्ट हो जाता है। हड़प्पा काल के दौरान इस्तेमाल किए गए वजन के संबंध में कौन-सा कथन कहीं न कहीं हमें गलत देखने को मिल जाता है? व्हिच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेटेज यूज्ड ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड इज़ इनकरेक्ट। तो भाई देखो आप देखते हैं यहाँ पे कौन-सा कथन हमें असत्य देखने को मिल जाता है। हड़प्पा के लोगों ने कई प्रकार के छोटे भारी पार्ट विकसित किए थे, बिल्कुल सही बात है भाई। वे आकार में वर्गाकार थे और उन पे निशान थे, बिल्कुल सही बात है। वे ज़्यादातर छड़ जैसे कठोर पत्थरों से बने थे, बिल्कुल सही बात है भाई। वजन के उच्च मूल्य वर्ग 2 के गुणांक थे भाई, तो 2 के गुणांक तो नहीं थे, ठीक है? कितने के गुणांक थे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है भाई? बाकी शुरू के 3 सही हैं और ये जो 4th वाला ऑप्शन है ये कहीं न कहीं हमें गलत देखने को मिल जाता है, ठीक है भाई? अब आता है हमारा 24वां क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला, ठीक है? अभिकथन हमें स्टेटमेंट दे रखा है और उसका हमें रीज़न दे रखा है, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। तो सिंधु घाटी के लोग स्वच्छता के मामले का ध्यान रखते थे। भाई देखो वो बिल्कुल सही बात है, वहाँ के अंदर हमें नालियाँ देखने को मिल जाती है, बड़े नाले देखने को मिल जाते हैं, सारा जहाँ पे सारा वेस्टेज स्टोर होता था ना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती थी। तो इससे हमें समझ में आता है कहीं न कहीं स्वच्छता का तो ध्यान रखा करते थे। अब कारण दे रखा है भाई, जल निकासी व्यवस्था ने सभी घरों को गली की नालियों से जोड़ दिया था, जो ईंट या पत्थर के स्लैब के साथ ढकी हुई थी। तो भाई देखो दोनों चीज़ें कहीं न कहीं हमें यहाँ पर सही देखने को मिल जाती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, ठीक है भाई? ये हमारा पहला चैप्टर के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बनने थे, वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। आप लोगों के कितने एमसीक्यू आप लोगों ने इसके सही आंसर दिए, वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? अब अपने आइए सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है भाई हमारा राजा, किसान और नगर या फिर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, ठीक है? ये हमारा सेकंड चैप्टर है। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन अशोक के धर्म की मुख्य विशेषताओं में से एक नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ अशोका धम्मा? तो देखो जो अशोक का धम्म था उसकी क्या विशेषता नहीं है वो चीज़ हमें आपको बतानी है। तो भाई सबसे पहले बड़ों का सम्मान करे और ब्राह्मणों के प्रति उदार रहे। तो भाई ये बात जो है बिल्कुल सही दे रखी है। ठीक है भाई? इसके अलावा अपने धर्म को अन्य धर्म से श्रेष्ठ माने। भाई देखो यहीं पे हमें पता लग गया ये बात बिल्कुल गलत है। ये विशेषता अशोक के धर्म की नहीं है। बाकी 3 हम पढ़ सकते हैं, बाकी सारी सही होंगी। ठीक है? यही विशेषता नहीं है भाई क्योंकि वो गलत चीज़ नहीं सिखा रहा है। जो धर्म था उसके अंदर में बताया क्या गया था? बेसिक कुछ नैतिक विचार बताए गए थे, कुछ अच्छी विचार बताए गए थे, कुछ अच्छी चीज़ें कहीं न कहीं बताई गई थी। यहाँ पे तो हमें चीज़ गलत देखने को मिल रही है कि भई अपने धर्म को श्रेष्ठ मानो, दूसरे के धर्म को श्रेष्ठ मत मानो। मतलब ये चीज़ तो कहीं न कहीं गलत है ना, सभी धर्मों को कहीं न कहीं हमें इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बी ऑप्शन जो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है भाई? इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आता है भाई व्यापारियों और शिल्पकारों के संघों को क्या कहा जाता था? व्हाट वर द एसोसिएशन ऑफ द मर्चेंट एंड क्राफ्ट्समैन कॉल्ड? तो भाई देखो जो ये श्रेणी हुआ करता था, ये कहा जाता था व्यापारियों के ग्रुप को। ठीक है भाई? याद रखना। भारतीय पुरालेख के विकास में जेम्स प्रिंसेपिस का क्या योगदान रहा है? उन्होंने अशोक के अधिकांश शिलालेखों में प्रयुक्त ब्राह्मी लिपि को समझ लिया। उन्होंने अशोक के अधिकांश शिलालेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि को समझ लिया या फिर दोनों ए और बी या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो भाई देखो अशोक के शिलालेखों को समझने जो अशोक के शिलालेख थे उनको सबसे पहले इन्होंने ही समझा था। उनकी ब्राह्मी लिपि जो अशोक के शिलालेख थे मेनली ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, अरमाइक लिपि में लिखवाए गए थे। तो खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि का जो मतलब है, जो अर्थ है, वो मीनिंग सबसे पहले कहीं न कहीं जेम्स प्रिंसेप ने ही समझा था। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है भाई? शासकों के नाम वाले सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? ठीक है? ये चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा हिंदू यूनानी, ठीक है? या फिर इंडो ग्रीक जो राजा हुआ करते थे, उन लोगों ने कहीं न कहीं शासकों के नाम वाले सिक्के सबसे पहले जारी किए थे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अशोक के उल्लेख उसके अभिलेखों में किन उपाधियों से मिलता है? तो अशोक प्रियदर्शी या फिर मधुसूदन अशोक, देवनाम प्रियदर्शी, देवपुत्र प्रियदर्शी। तो भाई इसका आंसर क्या आप लोगों ने बुक तो पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी ये देखने को मिलता है भाई हमें अशोकों के शिलालेख के अंदर, उसको इस नाम से जाना जाता था। ठीक है? उन भाषाओं के नाम बताइए जिनमें अशोक के शिलालेख लिखे गए थे।
इन विच लैंग्वेज वर अशोका इंस्क्रिप्शन रिटन। भाई देखो कौन कौन सी भाषाओं में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे वो चीज़ हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं बतानी है। तो सबसे पहले पाली प्राकृत और ग्रीक, फिर सेकंड हमें हमारा पाली संस्कृत और अरमाई, फिर हमें हमारा प्राकृत अरमाइक और ग्रीक, या फिर पाली संस्कृत और ग्रीक। क्या इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा भाई हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, सी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, धम्म महात्म कौन था, या फिर जो धम्म महामत हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? तो भाई एक एक करके सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। अशोक द्वारा कर संग्रह के लिए नियुक्त किए विशेष राजस्व अधिकारी भाई नहीं। धम्म की बात किया जाए भाई धम्म से लेके की अधिकारी हुआ है ना, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। फिर आता है भाई राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अशोक द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी, बिल्कुल गलत है। फिर आता है भाई अशोक द्वारा धम्म के संदेश को फैलाने के लिए नियुक्त विशेष अधिकारी, ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं सही हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के को अक्सर भारतीय इतिहास में प्रमुख मोड़ क्यों माना जाता है? ये चीज हमें बतानी। वाई इज द 6th सेंचुरी बीसी ऑफ्टन कंसीडर अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री? क्यों माना जाता है? तो भाई राज्य शहरों और कस्बों का उदय के अंदर लोहे का प्रयोग बढ़ा इसलिए, राज्य शहरों कस्बों का उदय, और हिंदू धर्म का प्रभुत्व बढ़ा इसलिए, या फिर हिंदू धर्म का प्रभुत्व लोहे का प्रयोग, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय, तांबे का व्यापक उपयोग। तो भाई इसमें से क्या रीजन है? तो भाई इसका मेनली रीजन है क्योंकि हमें 6वीं शताब्दी हम पढ़ते तो वहां पे देखने को मिलता है कि लोहे का जो यूज है अब वो ज्यादा से ज्यादा किया जाने लगा था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं इस टाइम को बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड माना जाता है एक हिस्ट्री के अंदर, इंडियन हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भाई राज्य शहरों और कस्बों के अंदर लोहे का प्रयोग। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी थी? तो भाई किसने करी थी प्रयाग प्रशस्ति की रचना? तो ये जो भाई हमारा हरिश्चंद्र था ना, इसी ने करी थी। ठीक है भाई, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट आता है भाई हमारा, संस्कृत में एक शिलालेख के अनुसार 2वीं शताब्दी ईसा सन के आसपास रचित सुदर्शन झील की मरम्मत किस राजा ने करवाई थी? तो ये कौन सा राजा था भाई? तो भाई ये रुद्रमन प्रथम जो था, रुद्रमन फर्स्ट जो था, इसने कहीं ना कहीं भाई इसकी मरम्मत जो है वो करवाई थी, इसे दोबारा से रिपेयर जो है कहीं ना कहीं करवाया था। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, मगध के विकास की परिणति 321 ईसा पूर्व के आसपास एक साम्राज्य के उदय के रूप में हुई जिसने उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक नियंत्रण बढ़ाया। इस साम्राज्य के उदय के पीछे निम्नलिखित में से किस शासक का हाथ हमें देखने को मिल जाता है? तो भाई देखो ऐसा हमें इस क्वेश्चन ये बताना है कि कौन सा वाला वो राजा था जिसने कहीं ना कहीं ये जो मौर्य साम्राज्य था इसे कहीं ना कहीं अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक फैला दिया था। तो भाई सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर हो जाता है। इन्होंने कहीं ना कहीं भाई मौर्य साम्राज्य को भाई बहुत दूर तक फैलाने का काम कहीं ना कहीं किया था। ठीक है भाई, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भाई, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तमिलकम क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ तमिलकम रीजन? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई हमारा चालुक्य। बाकी तीनों तो भाई हैंगे पार्ट तमिलकम क्षेत्र के, पर जो चालुक्य है ये कहीं ना कहीं पार्ट नहीं है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई हमारा, मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मौर्यन एम्पायर। तो भाई देखो साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 ही तो थे। इसके अलावा भाई आता हमारा सेकंड, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है। बिल्कुल भाई लिखा है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें कहीं ना कहीं इंडिका से भी मिलती है ना। इसके अलावा थर्ड है भाई हमारा, अशोक ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। अब अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल इस्तेमाल किया, तो ये बात कहीं ना कहीं सही है। तो सिर्फ थर्ड वाली बात गलत है, बाकी सारी बातें सही है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ कहाँ देखने को मिलता है? बी में देखने को मिल जाता है। तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भाई, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये हमें कहीं ना कहीं बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो देखो प्रभावती गुप्त दक्कन के शक्तिशाली वाक्ताकक राजा की पुत्री थी, तो ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं हमें सही देखने को मिल जाती है। ठीक है, उनका विवाह शक्तिशाली गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुवा देवी के पुत्र से हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इसका नेक्स्ट ऑप्शन है भाई हमारा, चक्रदास द्वारा उत्कीर्ण एक ताम्रपत्र शिलालेख इंगित करता है कि उसके पास उस भूमि तक पहुंचती जो प्रभावती ने दान दी थी। ठीक है भाई, देखो इसका जो आंसर है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, ये आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट अपना देख लेते हैं हम, इनमें से कौन मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय केंद्र हैं, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वर प्रोविजनल सेंटर्स ऑफ द मौर्य एम्पायर? तो देखो तक्षशिला और उज्जैनी बिल्कुल है भाई, तोसिल और स्वर्णगिरी, भाई लुम्बिनी और गया और सोपारा और सनाती। तो देखो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, और जो तोसिल और स्वर्णगिरी है ये भी हमें सही देखने को मिल जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए और सी। ये थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं तो इसका इसे देख लेना एक बार। ठीक है, ए और बेसिकली इसका ए और सी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लगा देते हैं ए और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। अच्छा, सही मिलान की पहचान करने की कौन से वाले जो है सही मिले हुए हैं? ठीक है, तो मनुस्मृति 2वीं शताब्दी से पूर्व 2वीं शताब्दी सी तक लिखी गई, तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसका टाइम पीरियड यही था जब इसे लिखा गया था। धर्मसूत्र 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए थे, तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। पंचमार्क सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद, बिल्कुल सही बात है। पहला सोने का सिक्का 1ली शताब्दी ईस्वी में, और ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमें सही देखने को मिल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन इसका
हो जाएगा। अब भाई हमें बलुआ पत्थर की मूर्ति किस राजवंश के शासक से संबंधित है, ये चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। देखो आप लोगों ने बुक के अंदर ये मूर्ति देखी होगी, तो आप लोगों को पता ही होगा ये किस शासक से संबंधित है, तो मेनली कुषाण शासक से संबंधित है, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ये जो पिक्चर है, ये इमेज हमें देखने को मिल जाती है, ये इमेज हमें कहाँ से देखने को मिलती है, ये चीज़ हमसे पूछी जा रही है। तो ये हमें देखने को मिल जाती है भाई हमें मथुरा से, ठीक है? ये चीज़ आप लोग याद रखना। इसके अलावा भाई संगम डैश भाषा का साहित्य है, संगम लिटरेचर बिलॉन्ग टू व्हिच लैंग्वेज, भाई कौन-सी भाषा का साहित्य है? तो देखो संगम जो है मेनली तमिल भाषा का साहित्य है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है? इसके अलावा मगध की प्रथम राजधानी कौन-सी थी? वो देखो प्रथम राजधानी इनकी राजगृह थी, ठीक है? इसके अलावा जो सेकंड राजधानी बन जाती है, वो बन जाती है आपकी पाटलिपुत्र, तो ये चीज़ें याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में पूछ ली जाती है, ठीक है? देखो नेक्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है भाई हमारा बंधुत्व जाति तथा वर्ग, केशिप, कास्टेड एंड क्लास, ठीक है भाई? इसके जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है उन्हें एक-एक करके देखते हैं। तो कौन से अभिलेख में लाग प्रदेश से गए रेशम के बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, ठीक है? ये चीज़ें ये छोटे-छोटे एमसीक्यू आप तभी सही कर सकते हो ना जब आप लोगों ने बुक को अच्छे से रीड करा होगा, तो बुक को अच्छे से रीड ज़रूर कर लेना, ठीक है? इसका जो आंसर हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है भाई हमारा मंदसौर अभिलेख, ठीक है भाई? जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा मतंग जातक कौन-सी भाषा में लिखा गया था? जो मतंग जातक कथा है वो कौन-सी भाषा में लिखी गई थी? ये चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। तो ये मेनली लिखी गई थी पाली भाषा में, क्योंकि जो मेनली ग्रंथ है ना जातक कथाएँ वाले, ये सारे कहीं न कहीं बौद्ध धर्म से लिए थे, जब बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ देखने को मिलते हैं मेनली पाली भाषा में देखने को मिल जाती है, ये चीज़ आप याद रखना। अब कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में महिलाओं द्वारा सत्ता के प्रयोग का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। तो इसका उदाहरण कौन-सा भाई हमें देखने को मिलता है? जो प्रभावती गुप्त का एग्ज़ाम्पल हमें देखने को मिलता है ना, वो यही देखने को मिलता है कि वो अपने पति के अनुपस्थिति में कहीं न कहीं अपना पूरा राजपाट जो है कहीं न कहीं इन्होंने ही चलाया था। ये हमें एग्ज़ाम्पल देखने को मिलता है। इसी तरीके से गौतमीपुत्र, वशिष्ठपुत्र जैसे वृद्ध किस वंश के शासकों द्वारा अपने नाम के आगे प्रयुक्त किए जाते थे? ये जो भाई टाइटल्स है, किस राजवंश के लोगों द्वारा लगाए जाते थे? ये जो सातवाहन राजा हुआ करते थे ना, गौतमीपुत्र, शातकर्णी, ये सारे सातवाहन राजा थे। ये जो राजा हुआ करते थे, ये अपने नाम के आगे अपनी माताओं के नाम को लगाया करते थे, ठीक है? तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला शासक किसे कहा गया? व्हिच रूलर वाज़ डिस्क्राइब्ड एज़ अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय? तो भाई देखो कौन से राजा थे जिन्हें भाई क्षत्रियों को हनन करने वाला कहा गया था? तो वो मेनली राजा थे भाई हमारे गौतमीपुत्र शातकर्णी, एक ब्राह्मण राजा थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट आता है भाई हमारा निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने कहा था कि वादिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था? Which Chinese travelers stayed the executioner and sweepers had to leave outside a city? मतलब आप लोगों को पता ही प्राचीन समय पहले के समय तो बड़े व्यवस्था हुआ करती थी, उसमें मतलब कुछ लोगों को कुछ विशेष जाति के लोगों को कहीं न कहीं नगरों से बाहर रखा जाता था। ऐसा कहा था भाई, किस चीनी यात्री ने ऐसा कहा था, वो चीज़ हम यहाँ पर हमें बतानी है। तो इसका जो आंसर हो जाता है भाई हमारा, वो हो जाता है भाई हमारा हेनसांग। ठीक है भाई? ए जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है? ये चीज़ आप याद रखना। ये एमसीक्यूज़ में बहुत बार आ चुका है। ठीक है? किस बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि अस्पृश्यों को सड़क पर करताल बजाकर चलना पड़ता है? ठीक है? ये चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। तो इसका भी जो आंसर हो जाता है भाई, वो हो जाता है हमारा पाषाण। ठीक है? यही इसका आंसर हो जाता है। ये बात इसने कही थी। ठीक है? ये दोनों कहीं न कहीं चीनी यात्री थे और भारत में घूमने आए थे, पढ़ने के लिए आए थे। ठीक है? और इन्होंने अपनी-अपनी बुकें लिखी, इन बुकों के अंदर कहीं न कहीं इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन-सी एक तमिल संगम साहित्य की पदावली हैगी? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्शन ऑफ तमिल संगम पोएट्री? ये क्वेश्चन आप लोगों को अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया है? बाय व्हाट नेम वाज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत? तो भाई इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भाई हमारा रज़्मनामा। ठीक है? बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब इन्हें कहीं न कहीं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहले कौन-सा था, फिर कौन-सा था, इस तरीके से हमें इन्हें लगाना है। ठीक है? भाई सबसे पहले इसमें सबसे प्राचीन जो सबसे पहले के टाइम में घटा होगा वो देखते हैं। तो इन समय में सबसे पहले देखने को क्या मिलता है? ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई होगी। ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है ना? ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई होगी। उसके बाद क्या हुआ होगा? उसके बाद हमें भाई कहीं न कहीं जो रुद्रमन था, इसका जो हमें अभिलेख देखने को मिल जाता है। उसके बाद भाई प्रभावती गुप्त का दान का अभिलेख हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद कहीं न कहीं जो हिंसाक था, इसकी तीर्थ यात्रा होती है। ठीक है? इस तरीके से। तो 4th नंबर पे ये हो जाएगा। ठीक है? फिर 1st नंबर पे ये हो जाएगा। फिर 2nd पे हो जाएगा और ये हो जाएगा भाई हमारा 3rd पे। तो पहले भाई हमारा ये आएगा। 4th वाला हमारा पहला आएगा। 4th वाला पहले कहाँ पे दे रखा है? तो 2 में दे रखा है। ठीक है? इसके बाद 4th वाले के बाद क्या आना चाहिए? 1st वाला आना चाहिए। तो भाई 4th के बाद 1st किसमें दे रखा है? 2 में दे रखा है। इसी तरीके से भाई 1st के बाद क्या आएगा? 2nd आना चाहिए। तो 2nd किसमें दे रखा है? इस वाले में दे रखा है। तो डी वाला ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है? ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है भाई, वो आता है भाई, यह कथन किस विद्वान ने लिखा था कि चूँकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीज़ें इसमें निहित हैं, वह भारतीय की आत्माओं की मगध अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये बात किसने कही थी भाई? ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। ये चीज़ आप तभी बता सकते हैं जब आप लोगों ने अच्छे से बुक रीडिंग करी होगी। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाता है भाई हमारा मॉरिस फिंचर्च। ठीक है? इसका आंसर हो जाता है। कुंती और निषाद की रचना किसने करी थी? ये चीज़ हमें बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई हमारा माहेश्वती देवी। ठीक है? इन्होंने कहीं न कहीं कुंती निषाद की रचना जो है वो मेनली करी थी। ठीक है? गांधार मूर्तिकला किन 2 शैलियों का मिश्रण हमें देखने को मिल जाता है? तो भाई देखो ये जो
ये वाला बी वाला ऑप्शन है, ये इसका कहीं न कहीं करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है? इंडियन एंड ग्रीक शैली जो है, उसका मिश्रण है कहीं न कहीं गांधार शैली। महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण के अंग्रेजी अनुवाद का आरंभ किसने करा था? तो भाई इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने करा था? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आप लोगों का बी ऑप्शन, जेएबी वेन ब्यूटेन, ठीक है? ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? ये हमें कथन जो है कौन-सा गलत है, वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है? इसके अलावा प्राचीन भारत में सामाजिक भेदभाव व्याप्त था, बिल्कुल भाई व्याप्त था। आरंभिक संस्कृत परंपराओं में महाभारत के इतिहास की श्रेणी में रखा गया है, बिल्कुल सही बात है भाई। सरदार और उसके अनुयायी की मूर्ति अमरावती से प्राप्त हुई, यही बात हमें गलत देखने को मिल जाती है, ठीक है? तो डी ऑप्शन है वो कहीं न कहीं इसका गलत हो जाता है। अब हमें भाई कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, इसमें से देखे जाना है कथन और कारण सही है, गलत है? और सही है तो भाई इसका रीज़न सही है, कारण सही है या फिर नहीं, ठीक है? ये चीज़ हमें यहाँ पे देख के बता दिए। तो पहला भाई कथन है भाई महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पिता के गोत्र को छोड़ दे और शादी के बाद पिता के गोत्र को अपना ले। ये बात कहीं न कहीं सही है, ठीक है? इसके बाद आता है भाई सातवाहन शासकों से शादी करने वाली महिलाओं ने अपने पति के गोत्र नाम से उन नामों को अपनाने की वजह उनके पिता को गोत्र को बरकरार रखा। मतलब उन्होंने कहीं न कहीं अपने पिता का ही गोत्र रखा, अपने पति वाला गोत्र नहीं अपनाया। तो ये बात भी कहीं न कहीं हमें सही देखने को मिल जाती है। तो भाई देखो दोनों बातें सही हैं, बट इसकी जो जो आर हमें दे रखा है, वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ठीक है? बाकी दोनों ही चीज़ हमें सही दे रखी है। हमें मिलान करने को कह रखा है यहाँ पे। तो भाई अंतर्विवाह क्या होता था? जब एक लड़की अपनी ही इकाई के भीतर, अपनी इकाई के अंदर शादी कर लिया करती थी, उसे क्या कहा जाता था? अंतर्विवाह, ठीक है? बाह्यविवाह अपनी इकाई से बाहर शादी कर लेना, अपने गोत्र से बाहर शादी कर लेना, ठीक है? बहुविवाह, तो भाई देखो जब एक पुरुष भाई कहीं न कहीं बहुत सारी स्त्रियाँ रखता था, उसे कहीं न कहीं बहुविवाह कहा जाता था। इस तरीके से भाई बहुपतित्व, जब कई पति वाली एक महिला हुआ करती मतलब एक ही पत्नी कई सारे पति रखा करती थी, उसे भाई बहुपत्नी विवाह कहा जाता था, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई हमारा डी वाला। ये चित्र में देख के बताना भाई, ये चित्र आप लोग बुक में से देखना, ढूँढना बुक में कहाँ पर है और बुक में से देख के इसे बताना, ठीक है भाई? नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें देखा है महाभारत में महत्वपूर्ण संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। कथन देख के उन कथनों पे विचार करना कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी है, ठीक है? दर्जनों विद्वानों की टीम ने महाभारत को एक महत्वपूर्ण संस्करण तैयार करने का कार्य शुरू करा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? प्रारंभ में इसका अर्थ देशों के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई पाठ की संस्कृति पांडुलिपि को इकट्ठा करना था। बिल्कुल सी बात है। टीम ने प्रयुक्त पांडुलिपि से छंदों की तुलना करने की एक विधि पर काम किया। ये बात भी कहीं न कहीं हमें सही देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो कहीं न कहीं सारी बातें जो कहीं न कहीं सही है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हमारा दक्षिण भारत में पहली और दूसरी शताब्दी सब के कई रोमन सोने और चांदी के सिक्के खोजे गए थे। ये बात बिल्कुल सही है भाई, हमें सोने और चांदी के सिक्के देखने को मिल जाते हैं रोमन साम्राज्य के। इस अवधि के दौरान दक्षिण भारत के कुछ हिस्से रोमन कब्जे में थे। ये बात कहीं न कहीं भई हमें गलत देखने को मिल जाती है, ठीक है? ए वाली बात बिल्कुल सही है, बट सी वाली जो आर वाली बात है वो कहीं न कहीं गलत देखने को मिल जाती है। तीसरा चैप्टर जो हो गया आप लोगों का, भाई 4th चैप्टर है आप लोगों का विचारक, विश्वास और इमारत या फिर बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है? ये आप लोगों का 4th चैप्टर है। पहला इसका क्वेश्चन है भाई, स्तूप में बालकनी या फिर छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता था? व्हाट इज द बालकनी लाइक स्ट्रक्चर ऑन अ स्तूपा कॉल्ड? क्या कहा जाता था भाई बताओ? तो इसका जो आंसर हो जाता है भाई हर्मिका, ठीक है? स्तूप की फोटो आप स्तूप की जो एक पिक्चर होगी वो आप लोगों को भाई आप लोगों की बुक्स में दे रखी होगी, एक बार से देख लेना, ठीक है? उसमें से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है? तो वो देख के जाना, हर्मिका हो गया इसका आंसर, ठीक है? इसके अलावा भाई स्तूप में ऋक सीट किसका प्रतीक हुआ करता था? तो भाई जो बुद्ध का ध्यान करने का प्रतीक हुआ करता था, ऋक सीट, ठीक है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, ये रहा डी, डी वाला ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा किस बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोका ने बुद्धा के अवशेषों को अलग-अलग शहरों में बाँट दिया था जिससे स्तूप बन सके? वह कौन-सा भी लेख में हमें जानकारी देखने को मिल जाती है? तो जो अशोकावाद अभिलेख है ना, इसी के अंदर से हमें जानकारी मिलती है कि भाई अशोक ने काम किया था कि अशोक के जो अवशेष थे उन्हें अलग-अलग हिस्सों में बँटवा दिया था और उससे स्तूपों का निर्माण भी उसने कहीं न कहीं करवाया था, ठीक है? हैजियोग्राफी किसकी जीवनी है? हैजियोग्राफी इज़ द बायोग्राफी ऑफ रोम किसकी जीवनी है भाई? तो भाई ये संत की जीवनी है, ठीक है? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा संत। इसके अलावा भाई ईसा पूर्व में जरस्तु धार्मिक दर्शन कहाँ से प्रचलित हुआ था? भाई जरस्तु कहाँ का बंदा था ये? और इसका जो धार्मिक चीज़ें थी वो कहाँ से प्रचलित हुई थी? तो ये भाई जो था मेनली ईरान का बंदा था, ठीक है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मतलब बहुत सारे बड़े-बड़े विद्वान भी देखने को मिल जाते हैं। तो उसी टाइम पीरियड में एक और बंदा आया था जरस्तु और ये मेनली कहाँ का था? ईरान का था। बौद्ध धर्म बुद्ध के जीवित रहते और मृत्यु के बाद भी तेजी से क्यों फैला? तो भाई क्यों फैला उनका धर्म? ये चीज़ हमें बतानी है। तो बुद्ध और उनके शिष्य ने संस्कृत में शिक्षा दी, ये बात तो भाई गलत है, ठीक है? बौद्ध धर्म में धार्मिक विश्वासों को महत्व दिया गया, ये बात भी कहीं न कहीं गलत है। लोग पहले से चली आ रही सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था से असंतुष्ट थे, ये बात कहीं न कहीं सही है, ठीक है? क्योंकि समाज में सोसाइटी में एक बहुत ही असामाजिकता फैल गई थी, जिस कारण से लोग भाई पहले जो धर्म हुआ करते उनसे परेशान थे और एक नया धर्म निकल कर आता है जो कहीं न कहीं लोगों को एक करने की बात करता है, लोगों को समान इक्वालिटी देने की बात करता है। इसलिए कहीं न कहीं लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगे थे, ठीक है भाई? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा था भाई किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध धर्म का दर्शन निहित है? जो बौद्ध धर्म का दर्शन है वो हमें किस ग्रंथ में देखने को मिल जाता है? तो भाई देखो ये तीनों ही कहीं न कहीं बौद्ध धर्म के ग्रंथ ही है ना? और जिनसे हमें अलग-अलग चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है? बट इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई हमारा अभिधम्म पिटक, ठीक है? अभिधम्म पिटक के अंदर कहीं न कहीं हमें बौद्ध धर्म का दर्शन जो है देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भाई किस देश में दीपवंश पुस्तक लिखी गई थी?
ये चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई हमारा श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर मिली दीपवंश पुस्तक जो है वो लिखी गई थी, ठीक है? इसके अलावा 1854 में अमरावती के अवशेष की खोज किसने करी थी? तो हू डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ अमरावती इन 1854? भाई किसने करी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई हमारा वाल्टर इलियट, ठीक है? इन्होंने कहीं न कहीं अमरावती के अवशेषों की खोज कहीं न कहीं करी थी, ठीक है भाई? नेक्स्ट है भाई हमारा सांची स्तूप में हाथी की मूर्ति किस मानवीय मूल्य को प्रस्तुत करते हैं? भाई जो हाथी की जो मूर्ति में दिखाई गई ना, वो हमें क्या चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे? उससे हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है? तो भाई क्या खुशी देखने को मिल जाती है? नहीं भाई। लालच? नहीं भाई। आलस? नहीं भाई। शक्ति और बुद्धिमत्ता? हाँ भाई, हाथी शक्तिशाली होता है और बुद्धिमान भी होता है। तो कहीं न कहीं शक्ति और बुद्धिमत्ता देखने को मिलता है। कहीं न कहीं शक्ति और बुद्धिमत्ता रिप्रेज़ेंट कर रही है वो हाथी की मूर्ति, ठीक है? स्ट्रेंथ एंड विज़डम, ठीक है भाई? नेक्स्ट आता है भाई हमारा कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ गए। तो भाई सांची का स्तूप जीवित है जबकि अमरावती का नहीं। ठीक है भाई, ये बात सही है। क्यों जीवित है? क्योंकि सांची के स्तूप जो है ना वो उसकी जो हालत है वो काफ़ी बेटर है। बट जो अमरावती का स्तूप है वो बिल्कुल ही खत्म सा हो गया है, ठीक है? तो उसे कहीं न कहीं उसे मृत कहा जा रहा है, ठीक है? इसके अलावा सांची स्तूप को 1818 में खोजा गया, उसकी महत्ता विद्वानों द्वारा समझी गई। जबकि अमरावती की खोज 1796 में की गई और वह अपनी जगह पर नहीं है। मतलब सांची का स्तूप लेट खोजा गया बट उसके बावजूद कहीं न कहीं इसका इम्पोर्टेंस जो है वो बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि उस समय तक भाई जो विद्वान थे, जो हिस्टोरियंस थे, जो इतिहासकार थे, उन लोगों को कहीं न कहीं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो समझ में आ चुकी थी। बट जो अमरावती का स्तूप था उसकी इम्पोर्टेंस भाई उस समय के लोगों को समझ में नहीं आया और कहीं न कहीं उसको बहुत लूटा गया, उसमें तोड़-फाड़ भी मचा दी गई, ठीक है? तो कहीं न कहीं दोनों ही बात सही है, बट जो कारण है वो कहीं न कहीं सही नहीं दिया गया है, ठीक है? बाकी दोनों ही बात यहाँ पर सही दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा स्तूपों से मूर्तियों को निकाल कर चीन भेजा गया। क्या ये बात सही है भाई? इसका आंसर भाई देखो, ये बी नहीं होगा, इसका आंसर ए ही होगा, ठीक है? दोनों बात यहाँ पर सही है और इसका रीज़न भी ये सही है, ठीक है? यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं, ठीक है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, तो ए कर लेना, मैंने गलती से मेरे से बी बोल दिया, ठीक है? अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा स्तूपों से मूर्तियाँ निकाल कर चीन भेजा गया। देखो स्तूपों से मूर्तियाँ तो निकाली गई बट इन्हें चीन नहीं भेजा गया था, ठीक है? तो ये तो हमारा गलत हो गया। इसके अलावा उन मूर्तियों में जो सुंदर और कीमती थी, वे अपने लिए रखना चाहते थे। भाई जो अंग्रेज़ लोग थे बिल्कुल, ये बात यहाँ पे सही देखने को मिल जाती है, ठीक है? तो हमारा जो ये 12वें का ए वाला ऑप्शन है ये तो हमारा गलत हो गया। बचा कौन-सा? आर वाला सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ इनकरेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नए धर्मों का उदय हुआ। बिल्कुल सही बात है भाई। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सारे धर्म हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। फिर आता है लोगों ने अनुमान लगाना शुरू किया कि वैदिक परंपरा में कर्मकांडों की रीति थी। तो भाई लोग जो है कहीं न कहीं अनुमान लगाने लग गए थे कि वैदिक जो धर्म हुआ करते थे उनमें कहीं न कहीं कर्मकांड जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक है। तो ये दोनों ही कहीं न कहीं सही हैं और इसका रीज़न भी ये सही दे रखा है। ठीक है। अब हम मथुरा से प्राप्त प्रतिमा का अध्ययन करें और सही उत्तर का चयन करें। क्या क्वेश्चन है भाई हमें इसमें पूछा क्या हमसे? इसमें हमसे पूछा ये भगवान विष्णु पृथ्वी को क्यों बचा रहे हैं? तो अब इसके ऑप्शन क्या आगे दे रखे हैं भाई? भगवान विष्णु विश्व के रक्षक हैं जो बचाने के लिए अवतार लेते हैं और जब विनाश और विकार जन्म लेता है। ठीक है? भाई बिल्कुल सही बात है हमारे हिंदू धर्म में यही तो चीज़ बताई है जब धरती में पाप बढ़ता है तब भगवान विष्णु जो है कहीं न कहीं अपना अवतार लेके पृथ्वी को बचाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है पहला ऑप्शन तो सही है ना? वराह और बोअर विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। भाई देखो वराह अवतार देखो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, मुख्यतः 10 अवतार हैं, उन 10 में से एक अवतार वराह अवतार भी, ठीक है? तो ये बात भी कहीं न कहीं सही है। पृथ्वी बुरी ताकतों के प्रभाव में आ चुकी थी। ये बात भी कहीं न कहीं सही है। तो इसके सारे रीज़न जो है वो कहीं न कहीं हमें सही देखने को मिल जाते हैं। भाई वैष्णववाद और शैववाद के बीच मुख्य अंतर क्या था? मुख्य डिफरेंस क्या था? वो डिफरेंस कहीं न कहीं हमें यहाँ पर बताना है। तो भाई वैष्णववाद हिंदू धर्म से संबंधित है, शैववाद की जड़ें बौद्ध विचारधारा में है। तो भाई ये बात गलत है। वैष्णववाद में विष्णु को एक सैद्धांतिक देवता के रूप में पूजा जाता है और जबकि शैववाद में शिव को मुख्य देवता के रूप में पूजा जाता है। ये बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है? बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भाई हमें मिलान करना है। तो भाई देखो चैत्य क्या हुआ करते थे? विहार क्या हुआ करते थे? संघ क्या हुआ करते थे? स्तूप क्या हुआ करते थे? ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें यहाँ पर बतानी है। देखो विहार क्या हुआ करते थे? भाई निवास स्थान हुआ करते थे कहीं न कहीं बौद्ध भिक्षुओं का। संघ क्या हुआ करता था? तो भाई इनके साधुओं का संगठन हुआ करता था, ठीक है? स्तूप क्या हुआ करते थे? तो भाई स्तूप से कहीं न कहीं हमें बौद्ध भगवान के गौतम बुद्ध जी के भाई कहीं न कहीं अवशेष मिले हैं और चैत्य क्या हुआ करते थे? तो भाई बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रार्थना कक्ष हुआ करता था, ठीक है? ये इसका भाई एग्ज़ैक्ट सही से मिलान हो गया, ठीक है भाई? यहाँ पे सही मिलान हुआ है, ठीक है पहले से ही। अब भाई आता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है भाई हमारा, सांची स्तूप के संरक्षण डैश ने धन दिया? मतलब सांची का जो स्तूप था उसके संरक्षण के लिए किसने धन दिया था? भाई देखो जो भोपाल की बेगम थी ना, उन्होंने कहीं न कहीं भाई सांची के स्तूप के लिए धन जो है वो दिया था, ठीक है? वो और भी बहुत काम करा था उन्होंने, ठीक है? पहली बुद्ध भिक्षुणी कौन थी? तो भाई पहली बुद्ध भिक्षुणी उन्हीं की माता थी, उनकी माता हुआ करती थी, वो कौन थी? माँ प्रजापति गौतमी, ठीक है? वो उनकी माता भी थी, वही उनकी पहली कहीं न कहीं भिक्षुणी भी थी, महिला भिक्षुणी थी, ठीक है भाई? ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद अभी हमारा ये पहली बुक के 4 चैप्टर थे, 4 बुकों के सही से अच्छे से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने समझ ली, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर का नाम है भाई यात्रियों के नज़रिए या फिर थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स, ठीक है? ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इसके अब एक-एक करके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? कुशल डाक व्यवस्था की जानकारी हमें किस वृत्तांत से मिलती है? फ्रॉम व्होज़ अकाउंट टू वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम। भाई जो डाक व्यवस्था थी उसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिल जाती है? तो भाई इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा इब्न बतूता। इब्न बतूता का जो भाई हमारा ग्रंथ है, उसके ग्रंथ से कहीं न कहीं उसकी जो बुक है, उसके बुक से कहीं न कहीं हमें भाई डाक व्यवस्था के बारे में अच्छे से पता लगता है, ठीक है? हिंदुस्तान को रोमांचक अवसरों से भरा उपमहाद्वीप किसने कहा था?
तो भाई इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई हमारा? इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा भाई इब्न बतूता, ठीक है भाई? इब्न बतूता इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसी ने ये बात कही थी, ठीक है? निम्नलिखित में से किस यात्री को मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा भाई हमारा इब्न बतूता। इब्न बतूता को कहीं न कहीं भाई दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, ठीक है? तुगलक के काल में ही आया था। निम्नलिखित में से भारत में अल-बरूनी द्वारा सामना किया जाने वाला मुख्य अवरोध कौन से थे? कौन से अवरोध थे भाई जो जिसका सामना करना पड़ता है अल-बरूनी को भारत के अंदर? तो ये चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। तो भाई देखो भाषा, बिल्कुल भाई भाषा का अवरोध, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत भाषा मेनली यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जो धार्मिक ग्रंथ हुआ करते हैं मेनली किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में थे। इसके अलावा धार्मिक अभ्यास, भाई ये भी बात सही है बिल्कुल भाई। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन कहीं न कहीं इससे बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जो है वो हो जाते हैं, ठीक है? किताब उल हिंद किसने लिखी थी भाई? तो किसने लिखी थी किताब उल हिंद? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ना। तो भाई किताब उल हिंद हुआ करती है हमारी अल-बरूनी की, ठीक है? तो अल-बरूनी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, उपयुक्त में से कौन-सी पुस्तक उनके लेखकों से सही सम्मिलित है? भाई किताब उल हिंद अल-बरूनी ने लिखी थी, बिल्कुल सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रिहाला इब्न बतूता की थी, ये बात भी सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आईन अकबरी अब्दुल रज़ाक समरकंदी की थी, तो भाई ये बात कहीं न कहीं गलत है, या आईन अकबरी अबू फज़ल की थी, ठीक है? तो पहला और दूसरा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई हमारा? बर्नियर के अनुसार भूमि के राजकीय स्वामित्व का एक दुष्परिणाम क्या हुआ करता था? तो क्या हुआ करता था भाई? किसानों का भूमि का स्वामी होना, तो भूमि का स्वामी ये हुआ करता था? भाई नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं थी। किसानों को भूमि के स्वामित्व का अभाव, हाँ भाई क्योंकि भाई राज की भूमि हो गई ना, पूरे राजा की भूमि हो गई सारी, किसानों की तो खुद की भूमि हुई नहीं, तो ये हुआ करता था एक दुष्परिणाम। इसके अलावा खराब कृषि उत्पादन, तो भाई हाँ, ये भी एक ऑप्शन, ये भी एक बात थी, ठीक है? बड़ी मात्रा में निवेश, इससे कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन है, ये कहीं न कहीं सही हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नगर सेठ कौन हुआ करते थे भाई? ये चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। हू वर नगर सेठ? तो भाई इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा ए वाला। व्यापारी समुदाय के प्रमुख जो हुआ करते थे, उन्हीं को नगर सेठ कहा जाता था, ठीक है? फ्रांसवा बर्नियर ने किस राजा को अपनी प्रमुख रचनाएँ समर्पित की थी? तो भाई किस राजा को करी थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा बी वाला, ठीक है? एक विदेशी यात्री इब्न बतूता द्वारा दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और एक कारण है, तो वो कथन कारण सही है, गलत है, ये चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है? तो क्या क्या बताया उसने भाई? भारतीय शहर बहुत समृद्ध थे, ये बिल्कुल सही बात कही थी इसने। भारतीय शहरों में रोमांचक अवसरों की भरमार थी, ये बात भी कहीं न कहीं सही है, तो ए और बी दोनों सही है और इसका रीज़न भी सही है, तो ए ऑप्शन इसका हो जाता है। इब्न बतूता ने भारत की किन 2 चीज़ों को असामान्य माना था? भाई उसके अनुसार कौन-सी 2 चीज़ें थी जो उन्होंने देखी थी पहली बार असामान्य थी, उसको लगी थी? भाई दूध और अंडे नहीं भाई, नारियल पान हाँ भाई, तो पहला पेज देखोगे, पहले पेज पे ही नारियल पान के बारे में बताया गया है। इब्न बतूता ने इसे देखा तो उसे लगा कि भाई ये क्या चीज़ है? पहली बार देख रहा है, उसे समझ में नहीं आया कि नारियल क्या होता है ये, पान क्या होता है ना? तो ये चीज़ देख ले, ये चीज़ याद रखना। इब्न बतूता जिस देश से आया था उसका क्या नाम था? इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था, कोई चीज़ याद रख सकते हो आप। मुगलकानी शहरों को शिवित नगर किसने कहा था? तो भाई ये कहा था भाई हमारे फ्रांसवा बर्नियर ने, ठीक है? बर्नियर ने कहा था कहीं न कहीं शिविर मुगलकानी नगर जो हुआ करते थे। भारत को जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों भारत के जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवाद से अल-बरूनी परिचित थे, वो कौन-सी 3 भाषाएँ हुआ करती थी? तो भाई संस्कृत, पाली और प्राकृत। ये 3 मेनली भाषा थी जिस जो कहीं न कहीं अल-बरूनी को आती थी, अल-बरूनी इन्हें जानता था, ठीक है? अल-बरूनी की कृति किताब-उल हिंद जिस भाषा में मूलतः लिखी गई थी, वो कौन-सी भाषा थी? तो किस भाषा में लिखी गई थी भाई अल-बरूनी की जो बुक थी? तो वो लिखी गई थी भाई हमारी अरबी भाषा में, ठीक है? तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, ठीक है? भक्ति सूफी परंपरा छठा चैप्टर, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो होने वाले हैं, वो कहीं न कहीं हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले भाई दी गई छवि वो किस स्थान से संबंधित है? ये जो पिक्चर है भाई कहाँ से संबंधित है? और देखो पिक्चर कहाँ की है? पिक्चर में दिखाया क्या-क्या भाई? हमारे भाई भगवान जगन्नाथ जो हैं, वो दिखाया है भगवान जगन्नाथ, उनके साथ उनकी बहन और उनके साथ उनके बड़े भाई एंड उनकी इमेज दिखाई गई है यहाँ पे कहीं न कहीं, है ना? और ये भगवान जगन्नाथ की बेसिकली वो जो मंदिर है वो मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है? पुरी में देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा भाई मंदिरों में तमिल शैव भजनों के गायन की शुरुआत किन शासकों ने करी थी? मंदिर के अंदर जो भजन गाए जाते थे तमिल शैव भजन, उनकी शुरुआत किसने करवाई थी? तो जो चोल राजा हुआ करते थे ना, वो करवाया करते थे, ठीक है? सबसे पहले 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक के घुमंतू भिक्षुओं को क्या कहा जाता था? तो भाई घुमंतू जो भिक्षु हुआ करते थे कर्नाटक के अंदर 12वीं सेंचुरी में, उनको कहा जाता था भाई वीरशैवपादी, ठीक है? वो भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे। कीर्तन घोष की रचना किसने करी थी? भाई कीर्तन घोष की रचना करी थी भाई हमारे शंकर देव ने। किसने करी थी भाई? शंकर देव ने, ये चीज़ याद रखना, ठीक है? इसके अलावा शेख निजामुद्दीन की खानकाह में कई छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल शामिल था, जिसे क्या कहा जाता था? तो भाई उसे कहा जाता था भाई जमात खाना, ठीक है? क्या कहा जाता था? जमात खाना, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अब एक करक्कई अम्मैल किसकी अनुयायी थी? किसकी फॉलोवर हुआ करती थी करक्कई अम्मैल? भाई आपको पता ही है भाई ये हुआ करती थी भाई भगवान शिव की फॉलोवर, ठीक है? ऐसी कंडाल थी, वो किसकी हुआ करती थी? वो भगवान विष्णु की हुआ करती थी, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। ये जो ग्रंथ दिया गया है हमें, ये ग्रंथ किससे संबंधित था? ये चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। तो ये ग्रंथ जो हुआ करता है मेनली अलवार जो भाई हुआ करते थे संत, उन लोगों से संबंधित हुआ करता था, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम के स्तंभ नहीं है? हज बिल्कुल है भाई, रमज़ान के दौरान उपवास ये भी है भाई, प्रतिदिन 5 बार प्रार्थना करना ये भी है। मूर्ति पूजा भाई मूर्ति पूजा तो उनके में होती नहीं है, तो यही कहीं न कहीं गलत ऑप्शन हो जाता है, ठीक है भाई? निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट देवताओं की पूजा से संबंधित है? तो भाई देखो सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति,
या फिर ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ सगुण भक्ति। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, अलवार और नैनार ने जातीय व्यवस्था के खिलाफ विरोध करने के लिए एक आंदोलन शुरू करा। भाई बिल्कुल शुरू करा था। इस प्रकार दावा किया गया कि अलवार संतों द्वारा रचनाओं के प्रमुख संकलन नलियार द्विप्रबंधम को अक्सर ऋग्वेद के रूप में वर्णित किया गया था। ब्राह्मणों द्वारा संस्कृति में 4 वेदों को महत्वपूर्ण के रूप में पोषित किया गया। तो देखो ए वाली बात तो सही कही हुई है, भाई ये आर वाली जो बात की ना, ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। वी शेप किसके अनुयायी कहलाते थे? तो भाई देखो, जो बासवन्ना हुआ करते थे उनके अनुयायी थे वी शेप। ठीक है, उन्हीं के फॉलोवर थे। इन्होंने कहीं ना कहीं वी शेप की स्थापना जो है वो करी थी। ठीक है, तो बासवन्ना के अनुयायी हुआ करते ये लोग। ठीक है। आमतौर पर वैदिक शिक्षा से किसको बाहर रखा जाता था? तो भाई देखो, जो महिलाएं हुआ करती थी और शूद्रा हुआ करती थी, उन्हें कहीं ना कहीं वैदिक शिक्षा से बाहर जो है वो रखा जाता था। ठीक है। गैर मुस्लिमों को नामक एक धार्मिक कर का भुगतान करना पड़ता था। भाई देखो, जो मुस्लिम लोग नहीं हुआ करते थे, जो अन्य धर्मों से हुआ करते थे, उनको एक धार्मिक टैक्स देना पड़ता था। कौन सा टैक्स हुआ करता था? वो जजिया हुआ करता था। ठीक है भाई, बस इतना याद रखना है। गैर गैर एक टैक्स हुआ करता था जो गैर मुस्लिम लोग हुआ करते, उन्हें देना पड़ता था। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर याद रख सकते हो। इसके अलावा आदि ग्रंथ का संकलन किसने करा था? हु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ? तो भाई आदि ग्रंथ का संकलन किया था भाई हमारे बी ऑप्शन, गुरु अर्जुन देव जी ने। ठीक है। विट्ठल मंदिर के प्रमुख देवता विट्ठल थे। विट्ठल को किस भगवान के अवतार के रूप में जाना जाता था? भाई भगवान विष्णु के ही अवतार हुआ करते थे विट्ठल। ठीक है, ये चीज याद रखना। कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कबीर के श्लोक 3 अलग अलग परंपराओं में संकलित हैं, ये बात गलत है भाई। कबीर की कविताएं केवल उर्दू भाषा में उपलब्ध है, बिल्कुल सही बात है भाई। कबीर ने परम वास्तविकता का वर्णन करने के लिए कई परंपराओं का इस्तेमाल करा, ये बात भी गलत है। कबीर ने परम सत्य को ही अल्लाह का, ये बात भाई कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, तो इसका सेकंड जो 4 ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं सही हो जाता है। ठीक है भाई, विजयनगर से लेते जो भी हम स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है भाई। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब व किसने करी थी, ये हमें बतानी। विजयनगर व्हेन एंड बाय whom वाज द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड? तो भाई देखो, ये तो आप लोगों को बहुत ईजी क्वेश्चन होगा, तो आप लोगों को पता नहीं होगा। ये भाई हरिहर बुक्का ने करी थी। कब करी थी? 1336 में करी थी। ठीक है, इसका ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। विजयनगर के संदर्भ में वंशों का सही क्रम, भाई हमें सही क्रम में लगाना, पहले कौन सा वंश था फिर कौन सा वंश आया, ये चीज हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले संगम आए थे, बिल्कुल सीधे रखा है। फिर संगम में सुलभ ये बात भी सही, तुलुवा है, फिर ये भी बात सही है, और लास्ट में रवि। तो देखो, जिसका ए ऑप्शन होता है ना, वही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है एकदम। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के 3 महत्वपूर्ण भाग थे। कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण भाग थे भाई इसके? कमल महल, महानबी डिब्बा और पवित्र केंद्र। शहरी केंद्र, पवित्र केंद्र और राजकीय केंद्र। ये बी वाला ऑप्शन जो है इसका एकदम करेक्ट है। ठीक है भाई। हजारा राम मंदिर के संबंध में सही नहीं है। कौन सी बात हजारा राम मंदिर के संदर्भ में सही नहीं है, वो चीज हमें यहाँ पर बतानी है। मंदिरों की दीवारों पर रामायण के चित्र प्रदर्शित थे। यह राजकीय केंद्र का हिस्सा था, ना कि पवित्र केंद्र का। बिल्कुल सही है भाई। इस मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति अच्छी अवस्था में मिली है। भाई यही बात यहाँ पर गलत हो जाती है। ठीक है भाई, इसका सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है, तो ये चीज यहाँ पे ठीक कर सकते हो। कौन सा विजयनगर का जल संसाधन का स्रोत नहीं था? कमलापुरम, हिरिया, तुंगभद्रा, नगरापुरम। तो भाई इसका आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा भाई हमारा डी वाला ऑप्शन, नगलापुरम। ठीक है भाई, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किसने सभा कक्ष और महानबी डिब्बे को विजय का घर कहा था? तो भाई डोमिंग पाइस था ना, इसी ने ये बात कही थी। ठीक है, ये चीज याद रखना। अमर नायक व्यवस्था कहाँ से ली गई थी? तो भाई ये देखो, ये तो आपको पता ही होगा, जो भाई ये दिल्ली के सुल्तान की जो एकता प्रणाली हुआ करती, यहीं से यही वाली प्रणाली ली गई थी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाता है। विजयनगर शासकों के द्वारा जारी राजकीय आदेशों पर किस देवता के हस्ताक्षर हुआ करते थे? तो भाई किस देवता के हस्ताक्षर हुआ करते थे? तो भाई जो भगवान विरूपाक्ष हुआ करते थे, इनके हस्ताक्षर हुआ करते थे। ये क्योंकि विरूपाक्ष भगवान को बहुत ही मुख्य देवता अपना माना करते थे। ठीक है, इसके अलावा इनकी देवी भी हुआ करती थी, पंपा देवी भी। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है, कौन सा पेयर सही से नहीं मिला हुआ है, वो चीज हमें आगे बतानी है। अब्दुल रज़ाक भाई फारस से आया था ये बंदा? तो भाई बिल्कुल यहाँ फारस से आया था। ये अपना इस निकितन ये कहाँ से? फ्रांस से आया था, ये बात भी भाई सही है। निकोला दी कौन थी? इटली से आया था, बिल्कुल सही भाई। डोमिंग पीस पुर्तगाल से आया था भाई? नहीं भाई, पुर्तगाल से वो नहीं आया था, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कृष्णदेव राय के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना भाई। वह सुलु वंश के थे? वो सुलु वंश के थोड़ी थे भाई, ये तो आप लोगों को पता ही है ना। तो सुलु वंश के नहीं थे, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। तुलु वंश के तो मिली थी, तुलु। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमिलित नहीं है, ये चीज हमें यहाँ पर बतानी है। तो भाई अमरनायक व्यवस्था विजयनगर में देखने को मिल जाती है। मानव डिब्बा राजकीय वंश, हरियर एवं बुक्का विजयनगर के संस्थापक, हजारा राम मंदिर आम लोगों के लिए मंदिर। नहीं भाई, डी वाला ऑप्शन इसका एकदम गलत हो जाता है। अब एक गजपति का अर्थ हाथियों का देवता, इस्लाम के शासक वंश राज्य में शक्तिशाली थे। तो भाई कहाँ के इस भाई शासक शक्तिशाली थे, और किन्हीं गजपति शासक भी कहा जाता था? तो भाई देखो, उड़ीसा के जो शासक हुआ करते थे ना, उन्हें कहीं ना कहीं गजपति शासक कहा जाता था। ठीक है, ये चीज याद रखना। विजयनगर में कौन सी नदी जल का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी? तो भाई तुंगभद्रा नदी जो हुआ करती थी, यही कहीं ना कहीं जल का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी विजयनगर के अंदर। ठीक है भाई। महानबी डिब्बे के संबंध में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट अबाउट महानबी डिब्बा इज करेक्ट? यह पूछा बस था जिसने निरंतर अंतराल पर लकड़ी के स्तंभ थे। सही बात है भाई। यह बड़ा मंच था जो शहर की ऊंचे हिस्से में स्थित था। ये बात भी सही है। यह वह स्थान था जहाँ राजा के लिए अमरनायक भेज जाते थे। ये बात भी सही है। तो उक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। देखो ये उक्त सभी थोड़ा गलत लिख गया, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों ही बात सही है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाता है। अब दक्षिण भारतीय मंदिरों में गोपुरम दर्शाते थे, क्या दर्शाते थे भाई दक्षिण भारतीय मंदिरों के अंदर गोपुरम? वो चीज हमें यहाँ पर बतानी है। तो मुख्य मंदिर से जुड़े राजकीय प्रवेश द्वार,
और मंदिर परिसरों के चारों ओर स्थित लंबे स्तंभ, मंदिरों के ऊपर पिरामिड अनुसार लंबा शिखर या फिर प्रदक्षिण पथ। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। ये गोपुरम बनवाने का मेनली रीज़न क्या हुआ करता था, ये आपको सॉल्यूशन बतानी है। लंबी दूर से ही मंदिरों का संकेत होना, ये बात सही है कहीं न कहीं, ठीक है। ये राजा की संपत्ति, शक्ति और संसाधन को दर्शाता था, ये बात भी सही है। मंदिरों को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए, ये बात कहीं न कहीं गलत है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। 17वां क्वेश्चन है भाई हमारा, पुरातात्विकों ने सुझाया कि शहरी केंद्रों के उत्तर-पूर्वी में धनी व्यापारी निवास करते थे। ठीक है, ये चीज़ भाई आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर अनेक गुंबद, मस्जिद और चीनी मिट्टी के बर्तन कहीं न कहीं हमें देखने को मिल जाते हैं। ये इसके पीछे का रीज़न दिया जाता है। तो भाई बिल्कुल सही है, ए वाला इसका करेक्ट हो जाता है। दोनों बातें सही हैं और इसकी जो आर है, वो भी ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है भाई हमारा 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर के साम्राज्यिक ढांचे में बदलाव आने लगा था। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। ए वाली बात बिल्कुल सही है। उसके उत्तराधिकारी विद्रोही नायकों और अमर नायकों को नियंत्रण में लाने में असफल है। दोनों बात यहाँ पर सही देखने को मिल जाती है। जैसे ही भाई हमारा कृष्णदेव राय की मृत्यु होती है, उसके बाद कहीं न कहीं हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य को धीरे-धीरे कहीं न कहीं अपने खत्म होते हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है भाई। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी ये करता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, विजयनगर की किलेबंदी में खेती वाली जमीनों को शामिल किया गया था। बिल्कुल सही बात है भाई, शासक आने वाले खतरों और उनके परिणामों से अवगत थे भाई। हाँ, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य जो था उसके आगे पीछे हर तरफ से उसके दुश्मन जो है कहीं न कहीं बैठे हुए थे। तो कहीं न कहीं वहाँ के शासकों को पहले ही पता था कि भाई हमारे दुश्मन है, तो कहीं न कहीं हमें इसकी तैयारी जो है पहले ही करनी चाहिए। कहीं इन फ्यूचर में अगर युद्ध हो जाए तो हम क्या करेंगे? ठीक है? इसका भी कहीं न कहीं ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है भाई? निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। जो हमें ऑप्शन देख के उन्हें देख के बताना है कौन से कथन सही है, कौन से गलत कथन है। ठीक है? मंदिरों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र जो है वो माना जाता था। सही बात है भाई। स्तंभ पर आधारित बरामदे बनवाए गए थे जिनसे व्यापारी दुकान जमा ये बात भी कहीं न कहीं सही है। तो इसका सी ऑप्शन जो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जो है वो हो जाता है। ठीक है भाई? 8वां चैप्टर। इस चैप्टर में भाई किसान, ज़मींदार और राज्य ये वाला हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर को भाई हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। इसके अच्छे से एमसीक्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर एकदम अच्छे से यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है भाई? तो 8वें चैप्टर का पहला जो क्वेश्चन है वो आता है भाई हमारा, निम्नलिखित में से किस फसल को जिन्स ए कामिल माना जाता था? ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज़ कंसीडर्ड जिन्स ए कामिल? भाई किसको माना जाता था भाई? तो कपास और जो गन्ना हुआ करता था, इस फसल को जिन्स ए कामिल माना जाता था। नेक्स्ट है भाई हमारा, खुद कास्ट शब्द से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म खुद कास्ट? भाई क्या समझते हैं आप इससे? किसान जो गाँव का निवासी थे, अनिवासी कृषि, राजस्व संग्रह या फिर जाति पंचायत के मुखिया? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई किसान जो गाँव के निवासी हुआ करते थे, उन्हें भाई खुद कास्ट कहा जाता था। ठीक है? ऑटोमन साम्राज्य किसका था भाई? किसका था भाई ऑटोमन साम्राज्य? चीन का, ईरान का, तुर्की का या फिर इराक का? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा टर्की। ठीक है? टर्की का साम्राज्य था ऑटोमन। ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था? तो भाई क्या कहा जाता था ग्राम प्रधान को? तो भाई जो मुकद्दम था, ये मेनली कहा जाता था ग्राम प्रधान को। ठीक है भाई? मुगल साम्राज्य के दौरान पंचायतों ने इसके लिए उपलब्ध धन का उपयोग कैसे किया? ठीक है? ये चीज़ हमें बतानी है अपने 5th क्वेश्चन के अंदर। ठीक है? इसका उपयोग राजस्व अधिकारी के मनोरंजन के लिए किया जाता था। इसका उपयोग मुकद्दम और चौकीदार को वेतन देने के लिए किया जाता था। इसका उपयोग सामुदायिक कल्याण के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता था। भाई देखो सारी बातें यहाँ पे कहीं न कहीं सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है? आईने कुरी का तीसरा भाग, मूल आबादी किससे संबंधित है? तो तीसरा पार्ट है भाई, यानी कि 3 पार्टों में जो तीसरा पार्ट है वो मेनली किससे संबंधित है? उसमें क्या चीज़ बताई गई है? ये चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। साम्राज्य का सामाजिक पक्ष, साम्राज्य का राजकोषीय पक्ष या फिर साम्राज्य का प्रशासनिक पक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साम्राज्य का राजकोषीय पक्ष जो मेनली इस पे बताया गया पार्ट 3 के अंदर। ठीक है भाई? उसका बी वाला पार्ट यहाँ पे सही होता है। सिक्के मुगल साम्राज्य के दौरान अधिक प्रचलित थे। भाई किसके सिक्के प्रचलित थे अधिक? वो मुगल टाइम में गोल्ड के, कॉपर के, इनके या फिर सिल्वर किसके प्रचलित थे? तो भाई यहाँ पर चांदी के सिक्के जो थे मेनली प्रचलित थे मुगल टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है? निम्नलिखित में से किस विधि से मुगल काल में जमींदार समेकन किया गया? ये बताना है अपने 8वें क्वेश्चन में। नई भूमि का उपनिवेशीकरण करके, अधिकारियों को हस्तांतरण द्वारा या फिर राज्य के आदेश से या फिर ये सभी? तो इसका भी आंसर कहना है कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो हो जाता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, कृषि प्रधान समाज में महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के बारे में लिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है भाई, कौन सा कथन गलत है, ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। स्त्रियों ने फसल बोई, खरपतवार कटाई और बुनाई की, तो ये बात कहीं न कहीं हमें सही देखने को मिल जाती है। महिलाओं ने खेतों में पुरुषों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर काम किया, ये बात भी सही देखने को मिल जाती है। माह के कुछ दिनों के दौरान महिलाओं को हल को छूने की अनुमति नहीं थी, ये बात भी कहीं न कहीं सही देखने को मिल जाती है। महिलाएँ व्यापार के लिए उपज को विदेशी बाज़ारों में ले जाती थी, ये बात बस कहीं न कहीं गलत देखने को मिलती है, बाकी सारी तीनों बातें कहीं न कहीं सही थी। ठीक है भाई? नेक्स्ट है भाई हमारा, निम्नलिखित में किस फसल को जहांगीर द्वारा प्रतिबंध किया गया था? तो भाई कौन सी फसल है जिसे जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था, बैन लगा दिया था? कौन सी फसल थी भाई वो? तो वो फसल हुआ करती थी तंबाकू। तंबाकू को कहीं न कहीं इन्होंने बैन कर रखा था, ठीक है? वह शब्द जो मुगल काल के इंडो-फारसी स्रोतों के लिए सबसे अधिक बार इस्तेमाल किया गया था, एक किसान को निरूपित करता था। तो कौन-सा शब्द था? तो भाई रैयत। रैयत जो होता है ना मेनली किसानों को ही कहा जाता था, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। साम्राज्य के दौरान ग्राम समुदाय के घटक क्या थे? भाई ग्राम के अंदर कौन-कौन आते थे? कृषक आया करते थे, ग्राम प्रधान आया करते थे, फिर पंचायत आया करती थी। इसका आंसर भी कहीं न कहीं उपरोक्त सभी जो है वो
हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। पंचायत में प्रत्येक जाति के पास था। इन द पंचायत ईच कास्ट हैड इट ओवन, क्या हुआ करता था उनके पास, सभा पंचायत, निचली पंचायत, जाति पंचायत, या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई देखो सभी कास्ट की अपनी अपनी पंचायत हुआ करती थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाति पंचायत या फिर कास्ट पंचायत। क्या कृषक जो हुआ करते थे वो कारीगरी उत्पादन में संलग्न थे, मतलब कृषक जो हुआ करते थे क्या मजदूरी वसूली भी क्या करते थे, हाँ हमेशा हमेशा मजदूरी करते थे, नहीं भाई वो तो कृषि क्या करते थे, हाँ कृषि गतिविधि में ठहराव के दौरान। हाँ तो भाई ये वाली बात बिल्कुल यहाँ पर सही हो सकती है कि जब कृषि नहीं हुआ करती होगी, जब कृषि का टर्न नहीं हुआ करता होगा, उस समय में कहीं ना कहीं मजदूरी भी कर लिया करते, ठीक है। मंडल को किसकी सर्वसम्मति से चुना गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इसका आंसर लोग कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट भाई हमारा 16 क्वेश्चन, इस भाई हमसे पूछा गया जो आईने अकबर थी, ये अकबर द्वारा शुरू की गई एक ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का हिस्सा थी। कारण क्या देखा, ये दरबार प्रशासन और सेना के संगठन को विस्तृत विवरण जो मेनली देती है। तो क्या दोनों बातें यहाँ पर सही दे रखी हैं, तो भाई हाँ दोनों बातें यहाँ पर कहीं ना कहीं सही जगह दे रखी हैं, ठीक है भाई। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट भाई स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई थी। तो भाई कहीं ना कहीं हाँ ये बात सही है। भूमि को छोड़कर सेवाओं से राजस्व प्राप्त करना मुगल साम्राज्य का मुख्य आर्थिक आधार था। ये बात कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है भाई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई, पहली बात तो सही दे रखी है बट सेकंड वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, गा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित को मिलान कीजिए, ये भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है, ठीक है। 18 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है। 19वां क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम यहाँ पर, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। इसका हमें यहाँ पे मिलान करना है 19वें क्वेश्चन में। तो भाई पहले का ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा डी, सेकंड का क्या होगा भाई हमारा, सेकंड का हो जाएगा भाई हमारा ए, थर्ड का क्या होगा भाई हमारा, थर्ड का हो जाएगा भाई हमारा बी, और फोर्थ का हो जाएगा हमारा सी, ठीक है भाई। ये इसका मिलान है, ये इसका मिल नहीं बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सही कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है भाई आप लोगों का 9th चैप्टर, क्लोनिज्म एंड द कंट्री साइड, ठीक है। उपनिवेशवाद और देहात, ठीक है। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं, वो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, राजमहल की पहाड़ियों का जीवन पूरी तरह से निर्भर था, पूरी तरह से डैश पर निर्भर था भाई, किसके ऊपर निर्भर हुआ करता था भाई, नदी के ऊपर, स्थायी कृषि के ऊपर, वन के ऊपर, या फिर व्यापार के ऊपर। भाई किस चीज के ऊपर डिपेंड हुआ करता था इनका जीवन, तो भाई जंगलों के ऊपर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, मेनली फॉरेस्ट, जंगल, ठीक है। चार्ल्स कार्निवल्स कौन थे, तो ये कौन थे भाई, बंगाल के कर्नल जब स्थायी बंदोबस्त पेश किया गया था, एडमिरल जब स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की गई, बंगाल के गवर्नर जनरल जब स्थायी बंदोबस्त पेश किया गया, या फिर बंगाल के कमांडर, तो भाई कौन थे मेनली, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल के गवर्नर। ये कौन थे, वहाँ के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। ये चीज याद रखना। जमींदारों द्वारा भुगतान की विफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण था, मुझे टैक्स वसूला करते थे जमींदार, इन तो टैक्स वसूलने में जो इनको असफलता देखने मिली उसका मेनली रीजन क्या था, तो मांग बहुत अधिक थी, कृषि उत्पादों की कीमतें कम थी, राजस्व स्थायी था, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तो बर्दमन का राजा कौन था, तो भाई ये बर्दमन की जगह थी, जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था वहां का राजा कौन था, वहां का किंग कौन था, तो इसका आंसर हो जाता है भाई डी, महाराज मेहताब चंद, ठीक है, वो वहां के राजा हुआ करते थे, मतलब तेजचंद भी कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन राजमहल में पहाड़ी लोगों के लिए खतरा बनकर उभरा था, तो भाई कौन उभरा था, तो भाई इसका आंसर हो जाता है भाई हमारा सांथल, जो सांथल जनजाति हुआ करती, सांथल लोग हुआ करते, वो कहीं ना कहीं भाई राजमहल पहाड़ियों के लोगों के लिए खतरा बनकर कहीं ना कहीं उभरे थे, ठीक है। पहाड़ी लोग कौन थे, पहाड़ी लोग थे कौन मेनली भाई, ये चीज हमें बतानी है यहाँ पर। तो भाई ये शिकारी हुआ करते थे, स्थानांतरणकारी कृषक हुआ करते थे, स्थानांतरणकारी कृषि कौन हुआ करते थे, कभी यहाँ करे कभी यहाँ करे, इस तरीके के कृषक हुआ करते थे, चारकोल उत्पादक हुआ करते थे, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सारे योगी कहीं ना कहीं पहाड़ी लोग हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा सिद्धू मांझी कौन था भाई, हुआ सिद्धू मांझी, भाई कौन थे ये, ठीक है, ये चीज हमें बतानी है। तो भाई सांतल विद्रोह के जो नेता थे मेनली वो ही सिद्धू मांझी थे, ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं लीड करा था सांतल विद्रोह को, ठीक है। हर जगह बह गया, उन्होंने पत्थरों, चट्टानों और विभिन्न स्तर और मिट्टी की परतों को जुनून से अवलोकन किया। यह किसका उल्लेख किया गया कथन है, ये किसने कहा, ये लाइन किसकी है, ये लाइन आपको बतानी, लाइन आपको कैसे पता होगी, जब तक आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़े होगे तब तक आप अच्छे से इन एमसीक्यूज को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन कही थी भाई मिली हमारे बुक करने, ठीक है, किसने कही थी, बुक करने। तो ये चीज आप यहाँ पर याद रखना। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें हम कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है भाई। तो भाई देखो स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, ठीक है भाई, ये हमारा पहला हो गया। अमेरिकी गिरायत, ब्रिटिश संसद, 5वीं रिपोर्ट, फिर राजमहल के पहाड़ियों इलाकों में पहुंचे सांसद। फिर देखो फिर सेकंड नंबर पे आएगा ये वाला, ठीक है। इसके बाद आएगा भाई हमारा ये वाला, इसके बाद आएगा हमारा सेकंड वाला, ठीक है, इस तरीके से लगेगा। तो भाई फर्स्ट आएगा सबसे पहले, फर्स्ट सब में, ठीक है, फिर सेकंड पे आएगा फोर्थ, तो भाई फर्स्ट और फोर्थ ये वाला हो गया, फिर आएगा थर्ड, यानी कि जो बी ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है भाई। भाई ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट कब पेश की गई थी, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। तो भाई कब पेश की गई थी भाई, ये पेश की गई थी भाई आप लोगों के 1813 के अंदर, ठीक है भाई, ये चीज याद रखना, ठीक है। दामिन एक कोह का गठन डैश के लिए किया गया था, किसके लिए किया गया था भाई इसका गठन, तो इसका गठन किया गया था भाई सांताल लोगों के लिए, ठीक है भाई, ये चीज याद रखना। 1862 तक अंग्रेजों के लिए कपास का प्रमुख स्रोत क्या था, 1850 तक भाई मेनली जो भाई ये अंग्रेज हुआ करते थे वो कपास कहाँ से मंगाया करते थे,
तो वो मंगाया करते थे भाई आप लोगों का मेनली अमेरिका से, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें और सही कथन बताएं कौन कौन सा सही। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को 1813 में प्रस्तुत की गई, तो भाई पहली बात तो सही हो गई। जोतेदार काफी शक्तिशाली हुआ करते थे, क्या ये बात सही है भाई? तो बिल्कुल भाई ये बात भी सही है। पहाड़ी लोगों के लिए सांथाल एक बड़ा खतरा बन रहे थे, ये बात भी सही है। बंगाल में किसी जमींदारी की नीलामी नहीं की गई थी, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। नीलामी तो की गई थी ना बहुत सारी जगहों की। तो भाई पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 बात सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, ठीक है। ए वाला इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। तो पूना विद्रोह बाजार केंद्र से संबंधित था, क्या ये बात सही है भाई? तो भाई नहीं, ये बात तो गलत है। पूना विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1375 को हुई थी, ये बात यहाँ पे कहीं ना कहीं सही बताई गई है। सॉरी, पहले 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। स्थायी बंदोबस्त 1793 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सी बात है। चौथादार काफी शक्तिशाली हुआ करते, बिल्कुल सी बात है। सभी जमींदारों ने अपना बकाया बहुत आसानी से चुका दिया था, आसानी से चुका दिया था क्या भाई? तो भाई ये वाली बात यहाँ पे गलत हो जाती है। रैयत साहूकारों को कुटिल और धोखेबाज के रूप में देखने आए थे, ये बात यहाँ पर सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये बात यहाँ पर सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। बी इज करेक्ट। नेक्स्ट भाई हमारा पूना विद्रोह बाजार केंद्र से संबंधित था, भाई क्या है बाजार केंद्र से संबंधित था? तो नहीं भाई, इसकी शुरुआत भाई 12 मई 1375 को हुई थी, बिल्कुल भाई ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? हमारा सेकंड वाला चीज, सेकंड वाला सही है, बाकी जो है वो गलत है। अब हमें इस चित्र को हमें देख के बताना है किसका चित्र है। तो भाई अगर आप लोगों ने बुक में देखा होगा तो ये किसका चित्र है? तो भाई हमारा सिद्धू मांझी का चित्र मिलने यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। किसका चित्र है? सिद्धू मांझी का, ठीक है। नेक्स्ट फोटो भाई हमारे किसकी दे रखी है? ये हमें बताना है किसकी फोटो है। तो किसकी फोटो है भाई? ये फोटो भाई हमारा महाराजा मेहताब चंद की, ठीक है भाई। ये चीज यहाँ पर याद रखना, ठीक है। किसकी फोटो है? महाराजा मेहताब चंद की। तब हमारा रिबेल्स एंड द राज, यानी कि विद्रोह और राज, ठीक है। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस सहायक संधि की शुरुआत किसने करी थी? ये सहायक संधि थी, इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो भाई लॉर्ड वेलेस्ली जो था ना, इसी ने कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो है वो करी थी, ठीक है। मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कब शुरू करा था? तो भाई विद्रोह की स्टार्टिंग कब हुई थी? तो भाई 10 मई 1857 को विद्रोह की स्टार्टिंग जो है वो हो जाती है, ठीक है। डंका शाह किसे कहा जाता है भाई? डंका शाह किसे कहा जाता है? तो भाई देखो मौलवी अब्दुल्ला जो थे, इन्हें कहीं ना कहीं भाई डंका शाह जो है वो कहा जाता है, ठीक है। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने करा? तो भाई कानपुर से किसने करा था भाई नेतृत्व? तो कानपुर से करा था भाई हमारे नाना साहब ने, ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं लीड करा था विद्रोह का। इसके अलावा आता है नेक्स्ट आता है भाई हमारा, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय समाज सुधार के उद्देश्य से नीतियों को अपनाया था भाई? भारत में सुधार की जाए नीतियां, जैसे कि भाई सती प्रथा हो गई, महिला विधवा पुनर्विवाह हो गई, इस तरह की जो नीतियां अपनाई थी वो किसने अपनाई थी, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर बतानी है। तो भाई कौन सा वाला गवर्नर जनरल था? तो ये विलियम बेंटिंग जो थे ना, इन्होंने ये मेनली ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत में सुधार के लिए भी कुछ नीतियां जो है वो अपनाई थी, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट भाई हमारा, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये जो लाइन है ये किसने कही थी भाई? ये एज इट इज लाइन ना एनसीईआरटी से उठा रखी है। अगर आप लोगों ने बुक अच्छे से रीड करी तो आपने देखा होगा, ये एज इट इज लाइन लिखी पड़ी है, वही लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये लाइन एक तो किसने कही थी ये भी पूछा जाता है, और किसके लिए कही थी ये भी पूछा जाता है। तो ये मेनली कही गई थी अवध के लिए, ठीक है। नेक्स्ट भाई हमारा, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? तो भाई तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, तब पता ही, ठीक है। बहादुर शाह जफर जो थे, इन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर लीड करा था, ठीक है। अगला भी हमारा, 1857 के विद्रोह को फैलाने का तात्कालिक कारण क्या था? तो भाई क्या रीजन था भाई कि ये विद्रोह जो हुई दिल्ली से पहला? तो जो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था, ये मेनली रीजन था जिसके कारण कहीं ना कहीं बहुत तेजी से फैलता चला गया, ठीक है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? तो भाई कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से, ठीक है। ये चीज याद रखना। अवध और सतारा को नीति के तहत हड़प लिया गया था भाई, मतलब अरब और सतारा जो थे ना, उन्हें हड़प लिया गया था, मतलब उनके ऊपर अपना अंग्रेजों ने अपना तुरंत कब्जा कर लिया था। क्यों कब्जा कर लिया था? क्योंकि वहाँ पे उनका कोई शासक नहीं बचा था, ठीक है। जो राजा थे वो मर गए थे, और महिलाओं को शासन करने का अधिकार दिया नहीं था उन्होंने, ठीक है। और उनका कोई पुत्र भी नहीं था जो भाई शासक और शासन संभालेगा, है ना। तो इस कारण से अंग्रेज जो है उन्होंने हड़प लिया था। वो नीति कौन सी थी, उस नीति को यहाँ पर हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विलय की नीति, ठीक है। विलय की नीति के तहत कहीं ना कहीं, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सचेंज, इस नीति के तहत कहीं ना कहीं हड़प और अवध और सतारा को हड़प लिया गया था, ठीक है। इसके अलावा भी वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाने के बाद किस स्थान पर निर्वासित कर दिया गया था? तो भाई अंडमान निकोबार, इन्हें भाई काला पानी की सजा सुना दी गई थी, ठीक है। यहाँ पे इन्हें भेज दिया गया था। हास्य व्यंग की प्रसिद्धि ब्रिटिश पत्रिका का नाम बताइए। नेम द फेमस ब्रिटिश स्टैटिकल मैगजीन। कौन सी भाई बहुत फेमस पत्रिका थी वहाँ की? पंच। अब 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ को किसने चित्रित किया था? तो भाई ये जो एक चित्र है बुक के अंदर देख लेना आप, बुक के अंदर आएगा चित्र, ठीक है। तो इसको किसने भाई चित्रित किया था, ये चीज हमें यहाँ पर बतानी है। तो इसका आंसर भाई हमारा थॉमस जॉन्स बार्कर, ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं किया था। अवध पर सहायक संधि में थोप दी गई थी। अवध पर सहायक संधि थोपी गई थी भाई कब? अवध पर सहायक संधि कब लगाई गई थी? तो इसका आंसर है 1801 में, ठीक है। 1801 में कहीं ना कहीं अवध के ऊपर सहायक संधि जो लगाई गई थी। सहायक संधि आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मिल जाता है। सहायक संधि में क्या था मेनली आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो चीज पढ़ लेने के बाद, ब्रिटिश सरकार ने हिंदू संपत्ति कानून कब पारित किया, जिसके तहत ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के बाद भी कोई अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकारी हो सकता है? तो ये कानून कब बनाया गया था? तो ये कानून बनाया गया था भाई हमारा 1850 में। विद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? भाई मतलब हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो हमें नेता दे रखे हैं और वो कहाँ के नेता थे ये दे रखे ऑप्शन, ये सही है नहीं? तो गोनू कोल आदिवासी था,
भाई तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे गोनू भाई कोल आदिवासी था। कानपुर नाना साहब से भाई इन्होंने, भाई मैंने ऊपर अभी एमसीक्यूज भी देखा था, ठीक है, तो वहीं से लीड करा था इन्होंने। झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई थी, ये बात भी यहाँ पे सही थी कि इन्होंने यहीं से लीड करा था। अवध से शामल, तो अवध से शामल, ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाता है। तो भाई नेक्स्ट भाई हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारतीय शासक द्वारा स्वीकृत सहायक संधि की शर्तों में शामिल नहीं थी, ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पर बतानी। शासक को अपनी सैन्य शक्ति को भंग करना पड़ा, बिल्कुल करना पड़ा था, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कहा था कि सहायक संधि लगा दी। अब अंग्रेजों ने अपनी आर्मी भेज दी कि भाई तुम अपनी आर्मी मत रखो, अब तुम्हारी अक्सर तुम्हारी प्रोटेक्शन कौन करेंगे, हम करेंगे, हम अपनी आर्मी तुम्हारे पास भेज देंगे, बिल्कुल सही बात है। शासक को अपने राज्य में अंग्रेजी सेना तैनात करने की अनुमति देनी पड़ी, बिल्कुल भाई सही बात है। शासक को अंग्रेजी की सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ा, बिल्कुल सही बात है। विदेशी हमलों के मामले में अंग्रेज शासक की रक्षा नहीं करेंगे, और ये वाली बात यहाँ पर गलत हो जाती है। अब नीचे दिए गए चित्र को बताया कि इसमें किस गवर्नर जनरल को दिखाया गया है, तो भाई कौन सा गवर्नर जनरल है, तो भाई ये जो मेनली गवर्नर जनरल है इसका नाम है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये चीज याद रखना। नीचे देखिए पेंटिंग को पहचाने और उसका नाम लिखे, तो भाई ये वाली पेंटिंग का क्या नाम है, ये चीज भी आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे बताना। नेक्स्ट अब हमारा चैप्टर जो आता है, वो चैप्टर आता है भाई हमारा 11वां चैप्टर, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, या फिर महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट। पहला इस चैप्टर के एमसीक्यूज को यहाँ पर अच्छे से समझिए। पहला एमसीक्यू है भाई हमारा, डैश ने कुछ राजनीतिक नेताओं को बिना मुकदमे के जेल की सजा सुनाने की अनुमति दी, डैश अलाउड इम्प्रिजमेंट विदाउट ट्रायल। तो भाई कौन सा ऐसा एक्ट आया था जिस एक्ट के जरिए क्या कहा गया, अगर किसी पे शक भी है किसी ने कुछ गलत करा है फिर कुछ गलत कर सकता है, तो उसको बस शक के बिना पे ही जेल में डाल देना, ऐसा एक एक्ट आया था। तो कौन सा एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। रॉलेट एक्ट आया था, कब आया था, 1919 में आया था। कब आया था भाई, 1919 में आया था। इसके खिलाफ काफी विद्रोह भी किया गया था, जिसके कारण भाई 1919 में जलियांवाला बाग कांड भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। जलियांवाला बाग कांड क्या हुआ था, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, जिसमें बहुत से लोगों को भाई मारा गया था। ये जलियांवाला में जो विद्रोह हो रहा था वो कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही हो रहा था, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन आगे, जलियांवाला बाग का नरसंहार किस वर्ष हुआ था भाई, कोई सेकंड क्वेश्चन ही आगे, तो कब हुआ था मैंने अभी आपको बता ही दिया, 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और घटनाओं को कालक्रमिक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब इन्हें अरेंज करना भाई इनके सही ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले खिलाफत आंदोलन, फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, फिर साइमन कमीशन का आगमन, फिर चौरी चौरा की घटना। तो भाई कौन सी सबसे पहले घटना हुई थी, तो सबसे पहले भाई हमारी ये वाली घटना हुई थी फर्स्ट, ठीक है, फिर हमारी चौरी चौरा वाली घटना हुई, ठीक है, फिर हमारा भाई ये वाली घटना हुई, फिर हमारी ये वाली घटना, ठीक है। तो फर्स्ट आएगा ये, फिर आएगा भाई हमारा सेकंड ये, फिर आएगा भाई हमारा थर्ड ये, और फिर आएगा हमारा फोर्थ ये। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट आ रहा है, तो फर्स्ट किस हमारा ये वाला फर्स्ट आ रहा है भाई, और ऊपर भी आ रहा है। फिर हमारा फोर्थ आ रहा है, फोर्थ किस हमारे सिविक्स का आ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने आप ही, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए शांतिपूर्ण भूमि पर गोली चलाने की आज्ञा दी थी, तो भाई किसने दी थी आज्ञा, तो भाई ये दी थी भाई हमारे जनरल डायर ने, ठीक है। नेक्स्ट है भाई हमारा, प्रजामंडलों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, वैसे प्रजामंडल स्थापित किए जाते हैं उसका मेनली मोटिव क्या हुआ करता था, ये यहाँ पे बताना अपने इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नागरिकों के लिए राजनीतिक अधिकार प्राप्त कराने के लिए, नहीं भाई, रियासतों में राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए, या फिर कराधान के विरुद्ध विद्रोह करना, मेरे उपरोक्त में से कहीं कोई नहीं। जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये वाला बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता, ठीक है। गांधी जी ने भारतीयों को स्वतंत्रता के योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विचारधारा पर जोर दिया, हिंदू मुस्लिम सद्भाव की विचारधारा, समाधि बुराइयों को उन्मूलन, आत्मनिर्भरता, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका अवसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, वाला तब। सातवां क्वेश्चन है भाई हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की संकल्पना जो है वो की गई थी, तो भाई किस अधिवेशन में की गई थी, तो ये जो हमारा लाहौर अधिवेशन है, ठीक है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था भाई, 1930 के आसपास में हुआ था, ठीक है। ये जो हम 26 जनवरी मनाते हैं, हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, कि देखो दो रीजन है, एक तो भाई हमारा रीजन है ही कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को। इसके साथ साथ को रीजन ये वाला रीजन भी कि इसी दिन कहीं ना कहीं हमने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, और पहला जो ध्वज है जो झंडा हमने फहराया था 1930 में, ठीक है, 26 जनवरी के दिन ही, ठीक है। इस मारे पे कहीं ना कहीं 26 जनवरी के दिन 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 26 जनवरी के दिन ही कहीं ना कहीं हम मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा नहीं थी, ठीक है, ये चीज हमें बतानी है इसमें। तो चंपारण सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, अहमदाबाद में कपड़ा मजदूरों का हड़ताल, या फिर रोलेक्स सत्याग्रह, भाई कौन सा हिस्सा थी ये हमें बताना सर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नमक सत्याग्रह, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे का उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों को भारत छोड़ना चाहिए, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता से संयुक्त स्वतंत्रता भारत की मांग, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। भारत में गांधी जी की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ पे देखी गई थी, तो भाई ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, बराज हिंदू विश्वविद्यालय में 1916 के अंदर इन्हें देखा गया था पहली बार, मतलब पहली बार इनको यहीं पर मेनली भाषण देते हुए देखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भाई हमारा, क्रिस मिशन भारतीय नेताओं के साथ एक समझौते तक पहुंचने में विफल रहा, तो भाई बिल्कुल सही बात है, क्रिस मिशन विफल रहा था कहीं ना कहीं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया, तो भाई ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। तो भाई यहाँ पर हमारे जो दोनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बट आर जो है वो एक सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। यहाँ स्पेस का ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। कांग्रेस के उदारवादी नेता कौन थे, ये हमें बताना भाई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा गोपाल कृष्ण गोखले, ये एक कहीं ना कहीं कांग्रेस के उदारवादी नेता थे, ठीक है। अब भाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, ठीक है। कौन कौन से कथन है भाई, चौरा चौरी की घटना के कारण गांधी जी ने अश्वेत आंदोलन के पीछे हट गए,
ये बात सही है भाई, कैसी चोरी-चोरी की घटना होती है। चोरी-चोरी की घटना क्या होती है? एक मतलब वो देखो गांधी जो है भाई अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले थे। बस चोरी-चोरी की घटना में हिंसा हो जाती है और जैसी हिंसा होती है वो कहीं न कहीं अपना भाई जो आंदोलन है उसे वापस ले लेते हैं, ठीक है? आंदोलन जो है वो बंद कर दिया जाता है। फिर आता है गांधी जी ने बीएचयू में अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया था, बिल्कुल भाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। महात्मा गांधी को 1921 में गिरफ्तार कर लिया गया था, ये बात भी भाई बिल्कुल सही है। नेहरू जी लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो भाई क्या ये वाली बात सही है? हाँ भाई, ये वाली बात भी सही है। तो इसका गलत कौन-सा है? भाई देखो इसका जो इस गा वाला ऑप्शन है 1921 में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, उन्हें गिरफ्तार जो 1922 के आस-पास में किया गया था, ठीक है? 22 या 23 के आस-पास में किया गया था, ठीक है? तो ये जो सी वाला ऑप्शन है, ये यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है? अगला क्या भाई, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान के लिए एक प्रस्ताव पारित किया? भाई किस वर्ष में किया था? तो ये करा था इन्होंने 1940 के अंदर, ठीक है? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व था? तो भाई गांधी जी ने सविनय आंदोलन स्थगित कर दिया, पूर्ण स्वराज की घोषणा, रॉलेट एक्ट का विरोध या फिर खिलाफत आंदोलन का समर्थन। तो भाई देखो लाहौर अधिवेशन के अंदर कहीं न कहीं पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है वो कर दी गई थी कि अब भाई हमें भाई पूरा स्वराज चाहिए। हम पूरा जो पूरा भारत है उसके ऊपर भाई पूरा कहीं न कहीं अब हमारा अधिकार होगा, ना कि अंग्रेजों का, ठीक है? नेक्स्ट है भाई महात्मा गांधी की सभा से संबंधित स्थल की पहचान करें। इस फोटो को देख के बताना है कि कहाँ की फोटो है, ठीक है? किस चीज़ की फोटो है? तो भाई इसका आंसर हो जाता है भाई हमारा साबरमती। ये जो इमेज है साबरमती की हमें देखने को मिल जाती है। जब भाई गांधी जी साबरमती आंदोलन कर रहे थे तब वहाँ पे उनके साथ उनके समर्थन में कहीं न कहीं चीज़ हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है? और लास्ट वाला जो 17 क्वेश्चन है भाई इस चिप के अंदर इस इमेज के अंदर देख के बताना है महात्मा गांधी किसके साथ खड़े हैं, जिनके साथ खड़े हैं उस व्यक्ति को देख के बताना है कौन है, ठीक है? तो लॉर्ड माउंटेबन, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, विंस्टन चर्चिल या फिर एवी अलेक्जेंडर कौन है ये? तो इनका नाम है भाई हमारा सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है? क्रिप्स मिशन के दौरान जब क्रिप्स मिशन भारत में आया था उसके दौरान उनकी इमेज ये देखने को मिलती है, ठीक है भाई? तो बस तो फार्मिंग का कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है? कब लागू हुआ था भाई? 26 जनवरी 1950 को कहीं न कहीं लागू हुआ था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है? ये भारतीय संविधान डैश के बीच बनाया गया था, कब बनाया गया था भाई भारतीय संविधान? तो भाई दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच तक भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेनली बना था। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है? नियत से साक्षात्कार भाषण कब और किसने दिया था? भाई भाषण किसका था और किसने दिया था? किसने दिया था और कब दिया था? ये चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। तो भाई ये भाषण जो दिया था भाई जवाहरलाल नेहरू ने दिया था 14 अगस्त 1947 को, ठीक है? इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। किस राजनीतिक समूह ने संविधान सभा को अंग्रेजों की रचना के रूप में देखा था? तो भाई किसने देखा था भाई? जो समाजवादी लोग थे, जो सोशलिस्ट लोग थे, उन लोगों ने कहीं न कहीं भाई इसे इस तरीके से देखा था, ठीक है भाई? भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था भाई? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भाई बी आर अम्बेडकर जी जो थे, यही भारत के भाई पहले कानून मंत्री थे, ठीक है? संविधान के प्रारूपण में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सेवा करने वाले 2 महत्वपूर्ण वकील कौन थे? भाई एक तो भाई हमारे बी एन राव जी थे और एक हमारे कौन थे? के एम मुंशी, ठीक है? तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा भाई उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसने यह आग्रह किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्यवस्था व्याख्या आर्थिक दृष्टि से की जाए? तो किसने करा था भाई ये बात? तो ये बात हमारी कही गई थी भाई हमारी एनजी रंगा द्वारा, ठीक है? डैश एक आदिवासी होने के नाते मुझसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि मैं इस प्रस्ताव की पेशगियों को समझता हूँगा। यह किसने करा? ये जो कथन है, जो लाइन है, ये किसने कही थी लाइन? तो ये लाइन भाई कही गई थी हमारे जयपाल सिंह द्वारा, ठीक है? किसके द्वारा की गई थी? जयपाल सिंह द्वारा। नेक्स्ट भाई हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं पर अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं है। यह लाइन किसकी कही गई हुई थी? तो ये लाइन कही 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 थी भाई हमारे जे नगप्पा द्वारा। किसके द्वारा कही गई थी भाई? जे नगप्पा द्वारा, ठीक है भाई? नेक्स्ट हमारा राज्यपाल की सिफारिश पर किस अनुच्छेद के तहत केंद्र को राज्य प्रशासन को अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया? तो ये कौन सा आर्टिकल था वो? तो भाई ये आर्टिकल था 356, ठीक है? 356 मेनली इसमें राष्ट्रपति शासन लग जाता है जिसके अंदर क्या होता है भाई सेंटर जो है वो कहीं न कहीं जो राष्ट्रपति मेनली कहीं न कहीं स्टेट के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है, ठीक है? महात्मा गांधी देश भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, तो ये किस भाषा को बनाना चाहते थे? तो भाई ज़ाहिर-सी बात है हिंदी भाषा को बनाना चाहते थे, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है भाई? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई जो प्रारूप समिति थी भाई हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके भाई हेड कौन थे? तो उसके हेड थे भाई हमारे बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है? प्रारूप समिति ने मेनली कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने में इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाया था, ठीक है? निम्नलिखित कथनों पे विचार करें, ठीक है? इसमें हमें ये बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है? सही नहीं है वाले बताने हैं। और ये जो 13वां क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? किसका आंसर क्या होगा, ठीक है? नेक्स्ट है भाई हमारा हमें नीचे दिए कथन देख के इन कथनों पे विचार करना और बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है? संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, तो भाई ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है भाई? अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे वो लोग, ठीक है? तो ये वाली बात सही है। गोविंद वल्लभ पंत ने पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध किया था, क्या ये वाली बात सही है भाई? तो ये वाली बात भी सही है। श्री शंकर राव ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया, क्या ये बात सही है भाई? तो ये बात हमारी यहाँ पर गलत हो जाती है। एनजी रंगा ने आदिवासियों को अल्पसंख्यक में गिना था, क्या बात सही है भाई? ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये 3 बातें जो यहाँ पर सही देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है? बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित युग्मों में ज्ञात कीजिए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1922 में चालू हुआ था, बिल्कुल सही। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? दिसंबर 1945 में। ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है। कब पेश किया गया था? बल्कि ये 1946 में पेश किया गया था, ठीक है? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है? इसे याद रखना। बॉम्बे में रॉयल इंडियन नेवी में असंतोष को बढ़ाना, ये बात भी यहाँ पे सही है। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर 1949 व 24 जनवरी 1949 को किए गए थे, ये बात भी यहाँ पर
सही है, ठीक है। बस ये जो बी वाला ऑप्शन था, ये वाला यहाँ पर गलत था, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में क्या शामिल है? जो आर्टिकल 25 टू 28 है, इसमें हमें क्या बताया गया है मेनली? तो इसमें भाई हमें कहीं न कहीं जो हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी गई है, वो चीज़ हमें कहीं न कहीं इसके अंदर बताई गई है, ठीक है। संविधान सभा की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से जो हमारा सत्य कथन है, वो हमें बताना कौन-सा कथन सत्य है, ठीक है। प्रतिनिधि को 4 घटकों हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई में चुना जाता था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। संघ की संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति में 8 सदस्य थे। देखो ये वाला कथन जो है ये गलत है। हमें इस क्वेश्चन के मेरे ख्याल से गलत लिख गया ये। इसमें हमें असत्य कथन बताना था। शुरू के 3 सही है। बाकी जो लास्ट वाला है ना ये वाला ऑप्शन यहाँ पे कहीं न कहीं गलत है, ठीक है। उसमें 8 नहीं टोटल 7 सदस्य थे जिसमें से 1 अम्बेडकर जी थे और बाकी 6 अन्य थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कथन गलत है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? भाई 300 सदस्य संख्या थी। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद जो हमारी संख्या थी, ठीक है। तो इसे याद रखना। लास्ट है भाई दिए गए चित्र को देखकर बताओ किस पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं? सिग्नेचर किसके पर किए जा रहे हैं भाई? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाता है 1949 में, उस समय भाई कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सिग्नेचर किए जाते हैं। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सिग्नेचर किए जाते हैं, उसी की इमेज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, ठीक है भाई? तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी को सिग्नेचर किए जा रहे हैं। नीचे दिए गए चित्र में पहली पंक्ति में बाएँ से दाएँ चौथे नंबर पे कौन है? ये चीज़ हमें यहाँ पे देख के बतानी है, ठीक है? तो बाएँ से दाएँ, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमें बताना है ये कौन है? तो ये भाई हमारे नेहरू जी की इमेज है, नेहरू जी की फ़ोटो है, ठीक है? ये चीज़ आप याद रखना। इसके अलावा भाई और कौन-कौन है इस इमेज में, वो चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए ताकि कुछ और पूछ ले भाई इस इमेज से रिलेटेड तो आप कर पाओ, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो बस भाई ये आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे 12 के 12 चैप्टर से जो भी थे मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए। आई होप आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी और वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलना हमारी मोटिवेशन के लिए। इसके साथ-साथ भाई अगर आप लोगों को इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस सब्जेक्ट के चाहिए। और इसके अलावा भाई अगर आपको हिस्ट्री के शॉर्ट और लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वो भी हम आपको भाई करवाएँगे, ठीक है? अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे भाई इंस्टाग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है वो भी मिल जाएगी, ठीक है? तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।